आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, ये आप जिस जगह पर आ गए हैं, ये है आज तक रेडियो। ये हमारे वीकली शो तीन ताल का एपिसोड नंबर 5 है। तीन ताल में हम बीते हफ्ते के 2-3 बड़े इवेंट्स को चुनते हैं, बड़ी घटनाओं को, और थोड़ा ठहर कर उन पर बात करते हैं, थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उसे देखते हैं। तो ये शो अभी अपनी शेप, अपना स्टाइल अभी हासिल कर रहा है, तो इसमें गंभीरता भी आपको मिलेगी, हास्य भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। बातें हैं, बातों का रस है, सरस है, चौकस है। चलें आज का तीन ताल शुरू करते हैं। तीन ताल में मैं जिनसे बात करता हूँ, मेरे 2 वरिष्ठ हैं, एक ताऊ होते हैं और एक बाबा होते हैं। और ये न सिर्फ उपनाम है इनके, बल्कि इनकी पर्सनैलिटी की झलक भी है इन नामों में। जैसे पेन नेम होता है राइटिंग में, ऑडियो मीडियम में मुझे पता नहीं पेन नेम को क्या बोलेंगे। ऑडियो माध्यम के लिए आज तक रेडियो पर इस नाम से ये आते हैं। और अभी हम इसका वीडियो रिकॉर्ड करते नहीं है इस बातचीत का, आगे करेंगे भविष्य में। वरना मैं आपको दिखा पाता कि ताऊ की मंद मुस्कान जो वाक्यों के बीच में कॉमा की तरह आती है, और कालीन भैया की भौहें और गर्दन वाली अदाकारी तो बहुत बाद में आई है। लेकिन ताऊ जो है वो अरसे से चेहरे के हाव-भाव से ही इंस्ट्रक्शंस देते आ रहे हैं और समझने वाले समझ भी जाते हैं। कई तो बार ये हैं आँखों से कह कमलेश। देते हैं। आँखों से कह देते हैं और गर्दन से हिला के समझा देते हैं। तो ये हैं कमलेश किशोर सिंह AKA ताऊ। ताऊ कैसे हैं? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ और आज शनिवार का दिन है। बाहर बहुत गर्मी है, लोग शॉपिंग के लिए निकल पड़े हैं ऑलरेडी दिवाली की, और बहुत भयंकर दिवाली होने वाली है। जिस तरह से दिल्ली में अब हर रोज का आंकड़ा जो है कोरोना का 7,000 के पार है। और मैं सबको दीपावली की आने वाली जो फेस्टिव सीजन है इसकी शुभकामनाएं। पर एक दरख्वास्त ये कि जरूरत हो तभी बाजार जाएं, और जाएं तो पूरे व्यवस्था के साथ जाएं, पास में एक सैनिटाइजर हो ताकि कुछ छुएं उसके बाद अपने आप को सैनिटाइज कर लें। मास्क जरूर लगाएं, चाहे जो भी लोग बोलते हैं आपको, जरूरी है कि आप मास्क लगाकर ही लोगों से मिलें। बाकी सब जो है हमारे ही हाथ में है, किसी भगवान के हाथ में नहीं है, और उस हाथ को सैनिटाइज करते रहना। ठीक बात है। तो ये ताऊ है और बाबा तो फिर बाबा हैं। बाबा के पास दाढ़ी है, चश्मा है, घुंघराले बाल हैं और कमाल की भाषा है और नज़रिया है, अलग-अलग कोण से किसी घटना को देखने और दिखाने का। ये बाबा के ढाबा वाले बाबा नहीं हैं, पर मैं मुतमईन हूँ कि जब भी ये ढाबा खोलेंगे वो सुपर हिट होगा, क्योंकि ये शब्दों को और मसालों को बरतना जानते हैं। तो ये हैं पाणिनि आनंद उर्फ जय हो, बाबा। जय हो, बाबा की जय हो। जय हो, जय हो। और आप कह रहे थे कुलदीप की वीडियो दिखा पाते। वीडियो अगर दिखा पाते तो हम लोगों को समझा पाते कि बगैर कोट पहने और बगैर हिजाब लगाए बालों में या चेहरों पे पलस्तर किए और बगैर सीधे तन के बैठे कुर्सियों पे भी रिकॉर्डिंग हो सकती है और बातचीत हो सकती है। और बातचीत अच्छी हो, व्यवस्थित हो, मजेदार हो, विषयबद्ध हो, लेकिन उतनी ही मुक्त हो, उन्मुक्त हो, भागते हुए मिलिंद की तरह। इसके लिए कतई वीडियो की विन्यासित अनिवार्यताओं को पूरा करना कतई जरूरी है। सही बात है। लोग पलस्तर देख पाए या न देख पाए, अस्तर तो जरूर देखते हैं। इसलिए हमको हर पल अस्तर के बारे में सतर्क रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पे अस्तर का भाव होता है वहीं पे पलस्तर की आवश्यकता महती हो जाती है। महती क्या एक बात शब्द है जो कचहरियों से लेके विद्यालयों तक बहुत इस्तेमाल हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी भी इस्तेमाल होता है, बाकी लोग नहीं जानते हैं। बहुत कृपा होगी, हमने बचपन में कभी नहीं लिखा किसी पत्र के या एप्लीकेशन के आखिर में, हमेशा लिखा महती। महती कृपा होगी। तो ये महती वहां से आया चलें। है, पाठशाला पहले तो वो शुरू जो हुई कार्यक्रम से। नहीं, एक शब्द मिलता है ना, हर तीन ताल के एक एपिसोड से एक शब्द ऐसा निकलता है जिसको सुनने वाले पकड़ लेते हैं। इस बार का शब्द महती ही है। हाँ, तो ये है। और आप कह रहे थे कि बिना कुर्सियों पे बैठे और
बिना सतर्क हुए आप कोई चीज़ किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं। मैं तो इस समय लगभग आधा पसरा हुआ हूँ और शॉल लपेटा हुआ हूँ, थोड़ी आवाज़ खराब है, ज़ुकाम-वुकाम है, नहीं, टेस्ट तो वेस्ट हम करा दरअसल लिया है। वैसे ही रहना चाहते हैं जैसा हमारा पाठक है, श्रोता है, वो जहाँ जिस अवस्था में सुन रहा है, हम भी वैसी ही अवस्थाओं में उससे बात भी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई वही। औपचारिकता नहीं है, ना हमारे बीच में और ना हमारे श्रोताओं के बीच में। इसलिए मैं श्रोताओं से कहता हूँ कि पॉडकास्ट कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है जिसको कि कहीं पे बैठ के सुना जाए। चलते-फिरते, हुँ। नहाते, खोपड़ी में तेल लगाते, अ अपने छोटे भाई से अपनी पीठ खुजवाते, साइकिल से हाँ। कहीं जाते, सैर करते, इतने बहाने हैं, इतने तरीके हैं पॉडकास्ट सुनने के। ठीक है, तो हम लोग भी चाय-कॉफ़ी पीते रहेंगे, सुनने वाले भी पीते रहें। ऋतुराज भी हैं हमारे साथ जो 3 ताल की हथौड़ी हैं, जिनका काम हमें नियंत्रित रखना है। तो ऋतुराज आज यूएस इलेक्शंस पे बात करेंगे? बिल्कुल, यूएस इलेक्शंस पे बात करेंगे। और हम लोग जब ईवीएम आया उसके बाद ही हम लोग जानते परखते हैं, इलेक्शन को समझ हुई। कैसे यूएस इलेक्शन जो है पुराने दिनों की याद दिला रहा है भारतीय इलेक्शन की, और क्या सीख सकता है यूएस भारत से। ऐसे हम तो बहुत सीखते हैं यूएस से, दीवाने हैं हम वेस्ट के। लेकिन भारत से क्या सीख सकता है यूएस के लोग, यूएस का इलेक्शन कमीशन, जो भी वहाँ की बॉडी होगी। उसके अलावा दूसरा टॉपिक जो हम बात करेंगे वो करेंगे नग्नता पर, जैसे अभी बाबा ने बताया और आप लोगों ने बीच बीच में चुटकी लेते हुए उसका मिलिंद जिक्र भी सोमन। किया। हाँ, तो हुँ। एक पुरुष की नग्नता और एक महिला की नग्नता, और दोनों को समाज कैसे देखता है और उस पे कैसे रिएक्ट करता है, इस पे भी बात करेंगे। हुँ। और नग्नता को लेके हम इतने मुखर क्यों नहीं हैं, और नग्नता को हम किसी एक खास चश्मे से ही क्यों देखते हैं, इस पे भी ठीक बात बात है। करेंगे। इसके नम्रता अलावा है बीच क्या, बीच इस में पे हम भी बात करेंगे। इस हाँ, पे भी बात करेंगे कि ये पहले तो परिभाषा ही हमारे तय हो लिए, जाए, ठीक बात। हमारे और आपके लिए अलग-अलग हो सकता है नग्नता का पैमाना। तो इस पे बात करेंगे कि हुँ। किसकी नग्नता अच्छी है, किसकी खराब है, या सबकी नग्नता एक समान है। और बीच-बीच में वही कुछ ऐसी खबरें आती रहेंगी जिस पे हम रस लेंगे, जिसमें रस होगा, और जो बाबा और ताऊ का उसमें से ज्ञान गिरेगा वो बिल्कुल मीठा होगा उस खबर पर। बिज़ार स्टोरीज़, अजीबो-गरीब खबरें, है ना? हाँ। ठीक है, तो यूएस इलेक्शन से शुरू करते हैं। बड़ा मतलब उसके अराउंड बहुत सारे मीम्स भारत में तैर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शंस भी है हमारे यहाँ पर, लोग बिहार इलेक्शंस पे अब बात के दिनों में इतनी बात नहीं कर रहे जितनी अमेरिकी चुनाव पे कर रहे हैं। और मोटा-मोटी अब लगभग तय है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हार गए हैं। बट ओवरऑल ये जो पूरा इलेक्शन था, ये पूरा इलेक्शन किन-किन चीज़ों का प्रतिनिधि था? मतलब बाबा आपसे शुरू करना चाहते हैं कि ये किस नज़रिए से इस पूरे चुनाव यूएस इलेक्शन को देखा जाना चाहिए? एक सबसे बड़ा नज़रिया जो हम तमाम सारे अ, विकासशील देश जो हैं और लगभग विकसित जैसे हैं या वानाबी डेवलप्ड टाइप देश हैं और उसमें पढ़ लिख गए हैं और थोड़ा-सा समाज और दुनिया के बारे में जानने लग गए हैं, उनके लिए इस चुनाव का एक ही मतलब है। वर्षों से निरंतर अमेरिका और अमेरिका की नीतियों, उसकी शक्ति और उसकी दादागिरी, चाहे स्वदेशी जागरण मंच के नारे रहे हों, वामपंथियों के कुनबे रहे हों, समाजवादियों की रैलियां रही हों, ऐसे तमाम सारे वैचारिक संकुलों से प्रेरित होती हुई जो हमारी पूरी समझदानी है अमेरिका को लेकर के, उसमें हमने हमेशा अमेरिका को गालियां ही बकी हैं। लेकिन ये 4 साल ऐसे थे जिसमें हम अमेरिका के प्रति सहानुभूति रखते थे और हमें पहली बार यह एहसास हुआ था कि अमीर आदमी को भी कभी-कभी डायरिया होता है, उसका भी पेट खराब होता है और नॉर्फ्लॉक्स टीज़ेड जो है वो बड़े लोगों को भी खानी पड़ती है। तो ये चुनाव जो मेरी चेतना है और जो आम जन की चेतना में जिस तरह से हम बात करते हैं, जितने लोग अमेरिका के बारे में जानते हैं, अमेरिका के राजनीतिक और बाकी तरह की पहलुओं में जिनकी रुचि रहती है, उनके लिए चुनाव ऐसा ही है कि इतने दशकों से या इतने सालों से, इतने वर्षों से, सालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बातचीत में हम लोग कह देते हैं, लेकिन एक रिश्ता भी है, तो इसलिए बरसों कहना ज़्यादा उचित माना जाता है हुँ। ब्रॉडकास्टिंग की भाषा में।
तो तो इतने बरसों से हम लोग अमेरिका को धोते गरियाते आए हैं कि उसकी नीतियां ये हैं, और अमेरिकी तो जो है वो बहुत ऐसे होते हैं और बहुत मतलबी हैं, और छात्र आंदोलन और सामाजिक आंदोलन, ये सारी चीजें सब अमेरिका की वजह से। अमेरिका सभी व्याधियों की जननी है, ऐसा हम लोग देखते रहे। लेकिन 4 बरस ट्रंप काल के ऐसे समय रहे हैं जब हम लोगों को सिंपैथी हो गई। हम लोगों को लगा कि यार ये अमेरिका वालों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे कुछ भी क्लीच-पो हुआ जा रहा है, और ये कुछ भी करे ले रहा है। तो एक जो तत्काल बदलाव आ रहा है, जो बाइडेन है। बाइडेन का नाम भी के नाम में भी जो लगा हुआ है, तो जो बाइडेन है उनको उनके आने से जो 4 साल तक सहानुभूति थी, ये खत्म हो जाएगी, और हम लोग फिर धवलधार की तरह एक बार फिर से अमेरिका की आलोचना के रस में पुनः अतिरंजित, अतिरेक होकर के जुट जाएंगे, हाथ-पैर घुटना धो करके। तो पहली चीज़ तो ये होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि बाइडेन ऐसा क्या करने वाले हैं जो बहुत विपरीत हो जाएगा। सिवाय इसके कि ट्रंप के रहते हुए तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस जो हिल गए हैं वहाँ पे, उनके लिए शायद थोड़ी-सी राहत की बात हो सकती है। कई चीज़ों पे हो सकता है कि फैसले बदले जा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ वो बदल पाएँगे, क्योंकि अमेरिका में लोग बदलते हैं लेकिन नीतियाँ वस्तुतः वही रहती हैं, तरीका वस्तुतः वही रहता है, दुनिया को देखने का नज़रिया वस्तुतः उनका वही रहता है, उसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाइडेन बाबू बहुत कुछ बदल देंगे, ये कह पाना मुश्किल है। बीजी की एक कहानी है कि एक आदमी था, वो परेशान था, उसने कुछ गलती कर दी थी, महाराज ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि तुझे 100 कोड़ों की सजा दी जाती है, तुझे 100 कोड़े पड़ेंगे। उसने कहा कि ठीक है महाराज। सजा मिलनी शुरू हुई, 10-20 कोड़े पड़े, तो उसने कहा कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा, कुछ दया दिखाओ, थोड़ी सी कृपा करो। तो राजा ने कहा ठीक है, तू 100 प्याज खा ले, तुझे कोड़े नहीं खाने हैं। उसने कांदा खाना शुरू किया, प्याज चबाना शुरू किया। प्याज खाते खाते 10, 12, 15 प्याज खाते खाते उसके शरीर में जितने छेद थे, सब जगह से उसके पानी निकलना शुरू, आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, एकदम त्राहिमाम। उसने कहा महाराज कोड़े खा लेता हूँ, प्याज तो खाया नहीं जा रहा है। ऐसे करते करते वो प्याज और कोड़े की निरंतरता बनी रही, और वो बेचारा अंततः जो है 100 कोड़े और 100 प्याज खा गया, दोनों सजाओं से बचने के चक्कर में। तो अमेरिका या दुनिया, अमेरिका के आम लोग, एक बड़ी आबादी, ये सारे के सारे लोग कितनी राहत पा जाएंगे, कितना कुछ बदल जाएगा, ये कांदे और कोड़े वाली कहानी जैसा ही है। अफसोस, मुझे थोड़ी सी चिंता, जो कमलेश था वो भी बताएंगे खुद ही, कि जिस मुक्त हस्त हो करके ट्रंप भैया ने पैसा बांटा था लोगों को, कि ये अमेरिका में बहुत सारी वैसे उज्ज्वला योजना चल रही थी, लेकिन वो उज्ज्वला योजनाएं जो है वो उज्ज्वल कर नहीं पाई हैं। तो ये एक संकट है। तो वो सीख कर भी सफल नहीं हो सके। ताऊ इसके ऊपर और रस लेके बताएंगे। मुझे यह मोटा मोटा लगता है दूर से देखे में। हाँ, 2-3 चीजें। एक तो मुझे हमेशा से लगता है कि अमेरिकी इलेक्शन में पूरी दुनिया को वोट करने का अधिकार होना चाहिए, उसका कोई सिस्टम बने, एक इलेक्टोरल कॉलेज हम लोगों का भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इलेक्शन जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हो तो सबका कुछ ना कुछ हक बनता है। अभी ये है, अभी अमेरिका का पतन हो रहा है, डिक्लाइन जिसको बोल रहे हैं लोग, हो रहा है, पर हकीकत ये है कि आज भी अमेरिका में क्या होता है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। शुरुआत तो डॉलर से हो जाती है कि उनकी मुद्रा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में देखी जाती है, और डॉलर के मुकाबले ही रुपये या किसी अन्य मुद्रा को हम मापते हैं। दूसरी बात, वो दुनिया का कांस्टेबल है, तो पूरी दुनिया में जहां भी लड़ाई होती है फैसला करने तो वही पहुंचता है। कांस्टेबल की नियुक्ति जो है वो उसको कौन उसको डंडा चलाने का अधिकार देता है, उस पर भी पूरी दुनिया का हल्का हल्का हक होना चाहिए। पर वो तो खैर रही मजाक की बात। हकीकत में अमेरिका के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा जरिया मिस्टर ट्रंप ही बने थे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनमें कुछ पागलपन सा था, कुछ पागलपन, मैं उस लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ जो मानसिक रोग है, पर इस लिहाज से कि वो आदमी कई बार बिना सोचे समझे या बड़े ही अजीब कारणों से कुछ निर्णय ले लेता था। जैसे कि क्लाइमेट चेंज का जो पेरिस पैक्ट है, अकॉर्ड है,
उससे बाहर हो गया वो। उसका कोई आधार नहीं था। पूरी दुनिया जानती है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, उससे सब पे असर पड़ने वाला है और हम जो कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम दुनिया के लोग मिल के चाहे तो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर दें, पर हम जो कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। इस बात पे सब में सहमति है, चीन हो, भारत हो। भारत को तो उसमें रहने के का विरोध करना चाहिए था ना, क्योंकि हमें तो अभी बहुत कुछ करना है जो अमेरिका ने कर लिया है। उद्योग धंधे लगाने हैं जिससे प्रदूषण होगा ही होगा। यहाँ के बहुत कम लोगों के पास अपनी कारें हैं, वो भी आगे चलकर कार खरीदेंगे। खैर, तो उस इन सब चीजों में डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब सा व्यवहार रखते थे, किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। यूरोप में जब क्राइसिस हो गई तो उन्होंने कहा कि नेटो नेटो अमेरिका का एक तरह से एक सामरिक गठबंधन है, उससे उन्होंने शुरू कर दिया कि आप लोग पैसे दें, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आप मुसीबत में होगे तो भी मैं मदद नहीं करूंगा। भारत के साथ ही वैसा ही बर्ताव। तथाकथित दोस्ती जो है मोदी जी और उनकी, जो दोस्ती नहीं है वो डिप्लोमेटिक एक तरह से रिलेशन थे, जो पर्सनल लेवल पे वो दोनों डील कर रहे थे। पर हकीकत यह है कि भारत के व्यापार हितों के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप काम करते थे और तरह तरह का दबाव बनाते थे। उनके उनके ऊपर एक जुनून सा सवार था कि अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में विदेशी कंपनियों को, जिसमें भारत भी शामिल है, जिस तरह की रियायतें दी जाती हैं कुछ देशों को, वो हटा दिया जाए। वो बहुत और आप देखें तो फ्रांस, ब्रिटेन, सबके साथ संबंध अमेरिका के बहुत पता नहीं किन चीजों से उसकी दिशा तय हो रही थी। पर ट्रंप सौदेबाज अपने आप को कहते थे कि मैं बहुत अच्छा डील मेकर हूं, और सौदेबाजी उनकी बहुत एक बुरी, हर चीज में सौदेबाजी देखना और मोरालिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को और जो ड्यूटी थी उस देश की, जो कि डेमोक्रेसी का अपने अपने आप को रखवाला कहता है, वो सब भूल कर वो सिर्फ सौदेबाजी में लगे रहते थे। इसी के चलते वो उनको नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने फंसाया, और उनकी मतलब फजीहत ये हुई कि वो 2 बार मिले, कुछ नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया वहीं का वहीं है। रूस के साथ उनके संबंध और कुछ बहुत जो दुनिया के कहते हैं डिक्टेटर टाइप के लोग, उनके साथ उनके संबंध, उनसे झगड़े, सब कुछ जो भी खबर में, अमेरिका जब भी खबर में रहा वो बहुत ही बुरे कारणों से रहा। तो इस लिहाज से अमेरिका ने इस बार ये तय किया कि हम इस आदमी को जो 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 ऐसे निर्णय करता है, जो तुगलकी है, उसको हम बाहर का रास्ता दिखाएं। दूसरी जो आंतरिक चीज है, आंतरिक चीज भी है कि अमेरिका को उन्होंने दो फाड़ कर दिया था। ऐसे ही वहां नस्लवाद जो है पीक पे रहता है हमेशा, पर इनके टाइम में इन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, खुल के एंटी ब्लैक स्टेटमेंट्स दे देना, मतलब एंटी इमिग्रेंट्स भी, हाँ ऑलमोस्ट खुल के बच्चों को परिवार से अलग कर देना, इमिग्रेंट्स में भारतीय जो इमिग्रेंट हैं उनके वीसा कैंसिल कर देना, बार बार ये धमकी देना कि इनको निकालना है और वापस भेजना है, इस तरह की चीजें। तो जो वहां के लोग हैं उनके बीच में जो रंग भेद, एक तरह से बहुत तरह तरह के रंग भेद होते हैं वहां। लेटिनो जो ग्रुप है जो साउथ अमेरिका का है, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार होता है। काले काले जो अमेरिकी है उनके साथ अलग होता है, श्वेतों के साथ, और जो भारतीय या चाइनीज है उनके साथ अलग है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो देश बना है तो इन्हीं लोगों से, है ना। तो वो भी एक तरह से कहिए कि उस पर एक विराम लगेगा, शायद वो अपने आप को फिर से एक साथ पाएंगे और जो भी नुकसान ट्रंप ने पहुंचाया है वहां पे उसकी भी रिपेयरिंग हो जाएगी। पर एक सवाल है मेरा ट्रंप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो आप चीजों को और अच्छे से समझने के लिए मुझे एक बार के लिए डेविल्स एडवोकेट माने। और डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो वो अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ आए थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अमेरिका के नागरिक प्रायोरिटी पे होंगे। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर उन्होंने बहुत सारे गूफ अप किए, बहुत सारे गड़बड़ियां की और बहुत उनकी आलोचना हुई। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी के मोर्चे पर और वहाँ रोजगार पैदा करने के मोर्चे पर उनका जो प्रदर्शन था वो अच्छा रहा पिछली सरकारों के मुकाबले। ये बात सही है कि भारत से उनके रिश्ते हैं या और दूसरे वेस्ट से, यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से अमेरिका के अच्छे रिश्ते रहे हैं अतीत के दौर में। लेकिन जब भी इन दोनों देशों से मामूली तल्खियां या मामूली टकराव डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुए, तो वो अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत में कोई अड़चन आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन है उसके मुताबिक हम तो टैरिफ लगाते नहीं उनके सामान पे, वो हमारे सामान पे ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं, टैरिफ को बराबर करना चाहिए।
तो वो अमेरिका फर्स्ट वाली जो पॉलिसी थी, वो एक समय तक ऐसा लगा कि उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी देखिए, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग इससे पिछले वाले चुनाव में जब वो उतर रहे थे, उससे ज़्यादा थी। मतलब कोरोना हो गया और इतना बड़ा रेसिज़्म के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया। उसके बाद भी उनकी रेटिंग उस तरह से नहीं गिरी कि एकदम गिर कर के बहुत नीचे आ गई हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प की हार का कारण क्या वाक़ई ये सब है कि फ़ॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने अजीबो-गरीब निर्णय लिए या कुछ और ही है? नहीं, फॉरेन पॉलिसी पे वोट नहीं होता है, वोट तो इकोनॉमी पे होता है और इकोनॉमी उनके वक्त में अच्छा कर रही थी, पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके निर्णयों से इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी। उसके बहुत सारे कारण होते हैं किसी इकोनॉमी के बेहतर प्रदर्शन करने के। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कहते अमेरिका फर्स्ट थे। ये डेमोगॉग्स की एक बहुत बड़ी का एक बहुत बड़ा क्लू भी होता है एक तरह से। वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे। एक्चुअली वो अपने आप को आगे रखते थे और वो सोचते थे मैं इकोनॉमी फर्स्ट कर रहा हूं। अमेरिका के हितों की रक्षा तात्कालिक फायदों के लिए किसी निर्णय को करने से नहीं होगी। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो दूसरे देशों के साथ और अपने देश में ही विभिन्न तबकों के लोगों के साथ लंबे दीर्घकालिक जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता, तो वो जो लॉन्ग टर्म डैमेज का प्रोसेस शुरू हो चुका था वहां पे अमेरिका के दुनिया के साथ संबंधों में, अमेरिका के अंदर लोगों के बीच संबंधों में, उसको जो डैमेज होना शुरू हो गया था वो अमेरिका के हित में नहीं है। तो अमेरिका फर्स्ट तो मैं मानता ही नहीं। दूसरा देखो, मुझे लगता है कि जो ट्रम्प की बात है ना, ट्रम्प बुरा क्यों लगता है या क्यों लगा, हम में से कई लोगों को या अमेरिका के भी लोगों को इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अजीब सी मानवीय ग्रंथि है जो जब कोई थोड़ी सी गलतियां करता है तो बहुत बहुत ज्यादा ही बुरा बन जाता है। अमेरिका की दादागिरी की जो पूरी परंपरा है और जो उसकी शैली है और जो उसने व्यवस्थाएं बना रखी हैं अपनी दादागिरी को दुनिया भर में चलाने की, उनमें से पसंगा बराबर काम भी ट्रंप का किया हुआ नहीं है, सब पहले से है। ट्रंप नहीं था जब अफगानिस्तान में चीजें हो रही थी, जब इराक में चीजें हो रही थी, जब अफ्रीकी देशों के साथ चल रहा था, जब मिडिल ईस्ट को लेकर पूरे ऑपरेशंस थे। उसके पहले भी इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। बहुत लंबा इतिहास है अमेरिका की प्रभुसत्ता, दादागिरी, तानाशाही, हर किस्म की। और उन तानाशाहियों को बहुत ही मानवाधिकारों और तमाम तरह के नामों के साथ सजा करके और तमाम तरह के वर्ल्ड बैंक फेमिलियर या वर्ल्ड बैंक के कंफर्ट वाले जो टर्मिनोलॉजी है उसके इर्द गिर्द बुन करके और बना करके दिखा करके वो हमेशा वो चीजें चलती रही हैं। तो ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि दुनिया को कोई नए किस्म का नुकसान हुआ हो जो पहले अमेरिका से नहीं हो रहा था दुनिया को। मैं ट्रंप के पक्ष में इस एक चीज को देखता हूँ। ट्रंप ने जॉर्ज बुश जैसी चीजें नहीं की, ट्रंप ने क्लिंटन जैसी बहुत सारी चीजें नहीं की, ट्रंप ने कोई बड़ी लड़ाई, कोई बड़ा युद्ध नहीं छेड़ा अपने कार्यकाल के दौरान, जबकि ओबामा भी बम गिरवाते रहे, ड्रोन चलवाते रहे और नोबेल शांति पुरस्कार भी लेते रहे। ट्रंप थोड़ा जुबान से ज्यादा चीजें करते रहे, मतलब वो न्यूक्लियर बटन का जिक्र करते रहे, वो झूठ बोलते रहे। कि ट्रंप बुरा था, ट्रंप इसलिए बुरा लगा क्योंकि ट्रंप उस तथाकथित सभ्य, कुलीन, विकसित चेतना जैसा नहीं है जिसे कि अमेरिकी कहते हैं कि शासन करने के लिए, और इसे कहते हैं व्यवस्था का यथास्थितिवाद। तो यथास्थितिवाद एक मनस्थिति है जिसमें फूल, मालाएं, दीपदान, बिजनेस क्लास, कपड़ों के शोरूम, दर्जी, मिठाई की दुकानें, खाना बनाने वाले खानसामे, शाम को बजने वाला संगीत और परोसी जाने वाली शराबें, ऐसी बहुत सारी चीजें वो एलसीएम जीसीएफ की तरह आती हैं, है ना। वो बड़े कॉमन चीजें होती हैं, उसको देखने का तरीका। तो अगर ट्रंप भी बाकी अपने से पहले जैसे राष्ट्रपतियों की तरह ही थोड़े से सभ्य और थोड़े से शातिर बन के चलते रहते तो ठीक रहता। लेकिन ट्रंप दरअसल उसी तरह से है जैसा कि अमेरिकी समाज में बहुत सारे लोग हमको देखने को मिलते हैं जब हम अमेरिका जाते हैं या जब अमेरिकी लोगों से मिलते हैं। सामान्य चेतना की बात है। इसलिए ट्रंप की आलोचना के जो कारण है ना, उसमें ज्यादा कारण ये है कि वो उन जैसा नहीं है।
और आप ये देखें तो 2014 के बाद यही सिमिलर अनुभूति, यही एकदम इस जैसी ही अनुभूति दिल्ली में भी तमाम सारे कुलीन बुद्धिजीवियों के बीच में भी देखने को मिला, जिनके पास प्रकट रूप से मोदी के जनादेश या मोदी के जन समर्थन की आलोचना के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उनको यह था कि नहीं, लेकिन ये ही इज नॉट फिट फॉर लेटियंस, है ना, ये इस शहर के लिए, इस राजधानी के लिए ये लोग हैं नहीं, इनसे होगा नहीं, इनसे चलेगा नहीं। और उसमें हम जैसे बहुत सारे लोग रहे होंगे, और उन सबके रहते रहते मोदी दोबारा 2019 में एक और बड़ा जनादेश लेकर आया। तो हमारी आलोचना के आधार कई बार हमारी संकीर्णताओं, हमारे बायसेस को दिखाती है। ट्रंप इस दोहरी मान का शिकार है, कुछ तो वो अपनी जबान से गया है, अपने ट्वीट से गया है, जबान तो उसकी ट्वीट जैसी है और ट्वीट उसके जबान जैसे हैं, तो इसी में और यहाँ पर एक फर्क है कि ट्रंप जो है वो कुलीन था, वो एक बिलियनेयर का बेटा था जो बिलियनेयर था, पूरी दुनिया में उसके टावर हैं, उसने हमेशा कभी भी उसने कोई जमीन से उठकर कभी राजनीति नहीं की, न वो किसी ऐसे माहौल में गया जहां पे वो बिलोंग नहीं करता था। उसका जो भोंडापन था वो उसने बनाया हुआ था, उस भोंडेपन को उसने अपनी यूएसपी बनाई थी। और उसके मतलब आप ये देख लो कि ये अमेरिका के लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं, या फ्रांस के हो सकता कर ले, कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए अनंत झूठ बोले, एक पॉर्न स्टार को अपने कैंपेन के लिए अर्जित की गई मनी से हर्ष मनी दिया, मतलब उसको चुप करने के लिए पैसे दिए। ऐसी चीजें बहुत कम लोगों ने की हैं। हमको अभी भी पता नहीं है कि उसके पुतिन के साथ क्या संबंध थे, मतलब या रशियन केजीबी के जो तत्व हैं उनसे क्या संबंध थे। उनके जो बिजनेस डील्स हैं वो राष्ट्रपति रहते हुए, बाय द वे हमारे देश में भी उनके बेटे थे, दामाद थी, बेटी थी, वो आए और यहाँ पे जब वो राष्ट्रपति थे तब यहाँ पे बिजनेस डील्स हो रही थी, जो कि बिल्कुल अनैतिक है, क्योंकि तब आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और आपकी बेटी दूसरे देश में जाके आपके बिजनेस को बढ़ा रही है, आपके तो ऑब्वियसली आपके नाम का उपयोग हो रहा है ऐसी चीजों में। ये सब चीजें होते हुए अमेरिकी लोगों ने पूरी तरह से इसको बर्दाश्त किया। एक आदमी के गर्दन पे पुलिस वाले ने बैठकर उसकी हत्या कर दी, एक तरह से हत्या ही थी वो, जॉर्ज फ्लॉयड की, जिसके चलते इतना बड़ा बावेला खड़ा हुआ, लेकिन उस आदमी ने हाथ में बाइबल लेकर कुछ अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया, पोज करना शुरू कर दिया। तो वो बहुत दुखता होगा वहां के लोगों को, जब हम लोगों को दुखता था, जब हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो अभी भी चाहते हैं कि हमें मतलब देखिए। पर एक मैं जाते जाते एक चीज जरूर बोलूंगा कि ट्रंप जैसा बिलियनियर अगर कोई भारत में होता, चुनाव हारता क्या? मतलब अरे जिसको जितने वोट मिले हों, इलेक्टोरल वोट, सभी रिसोर्ट में कहीं पे जगह बनती और सबको उठा उठा के वहां ले जाते, और फिर क्या? वो मीम चल रहा है जिसमें एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है फोन पे और नीचे लिखा हुआ है, मोटा भाई कुछ हो सकता है क्या? लेकिन अच्छा, यहाँ पे अब ना थोड़ा सा घुसेंगे बहुत। जो ताऊ कह रहे हैं उसमें बस मैं एक ही लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ट्रंप एक अकेली बगिया के फूल नहीं है, ऐसी खुशबुएं तमाम बागों से आजकल आ रही हैं। हाँ, लेकिन ये कि एक मतलब छोटी सी बात ऋतु, बस ये सवाल छूटना नहीं चाहिए, बाबा ने हल्का सा जिक्र इसका किया, जैसे अगर दो तस्वीरें हम बनाएं, एक डेमोक्रेट को रिप्रेजेंट करती हो और एक रिपब्लिकन लीडरशिप को रिप्रेजेंट करती हो, तो एक में प्लेन है, दूसरे में भी प्लेन है। डेमोक्रेट वाले प्लेन पे LGBTQ राइट्स का ठप्पा लगा है, एंटी रेसिज्म का ठप्पा लगा है, और सबको साथ लेकर के चलने जैसी बातें लिखी हैं, और वो बम गिरा रहा है। रिपब्लिकन वाले प्लेन पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है और वो भी बम गिरा रहा है। ये कार्टून मैंने कहीं देखा था और यहीं से ये बात निकलती है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में फर्क कितना है। मतलब वहां तो कोई राइट और लेफ्ट का चक्कर दोनों के बीच में समझ में मुझे आता नहीं है। मुझे डेमोक्रेट्स भी समझ नहीं आता कि वो सेंटर में हैं या वो भी टुवर्ड्स द राइट ही हैं। दोनों की राजनीति में क्या फर्क समझा जाए? यहाँ पे ना, जैसे अभी आपने जिस तस्वीर का जिक्र किया, वो अपने भी देश में कहा जाता है कि दो पार्टियों में झंडे भर का फर्क है, एक के पास बस गाय नहीं है। इस पूरे कन्वर्सेशन में वो अफगान और बम गिराने वाली बात को अगर छोड़ दें हम, तो ऐसा क्यों लगता रहा कि हमारे पैरेलल, मतलब इस पूरे कन्वर्सेशन के पैरेलल किसी देश को अगर रख दिया जाए
तो बिल्कुल हूबहू सब कुछ यहाँ भी वैसा ही है, चेहरे अलग अलग हैं दोनों जगह। इतना कॉमन क्यों लगा ये कन्वर्सेशन दो देशों के लिए, हमारे और अमेरिका के बीच में, अगर इसको हम देखें तो? नहीं, केवल दो देशों की मैंने बात ही नहीं की, मैं तो कह रहा हूं कि दुनिया के बहुमत देशों में ये हो रहा है। आप अफ्रीका के अधिकतर देशों को उठा लीजिए तो वहां पे स्थिति यही है। कौन से ऐसे मुल्क हैं जहां पे लिंचिंग नहीं हो रही है? कौन से ऐसे मुल्क हैं जहां पे एक अजीब किस्म की असहिष्णुता देखने को नहीं मिल रही है? कौन से ऐसे देश हैं जहां पे सत्ताएं अधिक शक्तिशाली नहीं हो गई हैं? कौन से ऐसे देश हैं जो कि गूगल, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर इन सब के चंगुल से मुक्त हैं? तो ये एक वैश्विक ट्रेंड है। ट्रंप, मैं यही कह रहा हूं कि कोई एक बाग की अनारकली नहीं है ट्रंप। ये खुशबुएं तमाम बागों से आ रही हैं। ये मौसम ही कुछ ऐसा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि तेरी कमीज ज्यादा सफेद है और मेरी कमीज ज्यादा सफेद है, तेरी कमीज कम। टर्की भी यही कर रहा है, फ्रांस में यही हो रहा है। ब्रिटेन में आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ है? ब्रिटेन में आप देख लीजिए, चुनाव से लेकर के और पूरा ब्रेक्सिट की लड़ाई, पूरा यूरोपियन यूनियन को, मतलब यूरोपियन यूनियन लगता है कि वो कब बिखर जाएगा, कब कांच चारों तरफ फैल जाएंगे, पता नहीं चलता है। अभी फ्रांस ये कह रहा है कि हम रास्ते बंद कर देंगे, बॉर्डर्स पे आने जाने की चीजों को और एहतियात से देखने की जरूरत है। तो हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही है। आप चीन की तरफ देखिए ना, कि कोई आजीवन बन के बैठ गया है, और कोई एक व्यक्ति जो है रूस में जो आजीवन था वो कह रहा है कि नहीं हो सकता है, उसके बारे में कयास लगाई जा रही है कि अगले साल तक वो शायद रिटायर हो जाए क्योंकि अस्वस्थ हो गए हैं। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो दुनिया में ये हवा कहाँ नहीं है? द क्रिसमस इज एवरीवेयर। है ना? जो बात ये कह रहे थे कुलदीप, उस एक बात की तरफ हाँ मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि होता ये है कि जो व्यवस्थाएं जब भी बनती हैं, सरकारें जब भी बनती हैं, तो उसके इर्द गिर्द एक संभ्रांत वर्ग हमेशा से खड़ा होता है। संभ्रांत वर्ग का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो बहुत अति धनाढ्य है या वो अति कुलीन है, जो सत्ता के करीब रहते हैं और एक पैरेलल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, करेक्टर बिल्डअप करने का काम करते हैं, सोसाइटी का तमाम तरह के रंग भरते हैं कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, हमें लोगों को सूचना का अधिकार देना चाहिए, हमें लोगों को सेम सेक्स मैरिजेस का राइट देना चाहिए, हमें लोगों को ये देना चाहिए, हमें लोगों को वो देना चाहिए, 24 घंटे क्यों ना खुले, बीफ क्यों ना खाए। इस तरह की चीजें बहुत सारी जो बहुत डेमोक्रेटिक, बहुत नई, बहुत अद्यतन, बहुत प्रोग्रेसिव, आधुनिक लगती हैं। इस तरह का एक पूरा मुशायरा होता है और इस मुशायरे के बहुत सारे शायर होते हैं। तमाम सारे मुल्कों में ऐसे शायर पाए जाते हैं और वो सत्ता के इर्द गिर्द उसको खींच के, तान के, लौट के, झुका के एक लव एंड हेट रिलेशनशिप उनका हमेशा रहता है। लेकिन इसमें जब भी कोई इस तरह का कैरेक्टर आ जाता है जो अचानक से असहज कर दे उस पूरे वर्ग को, तो मुझे बताइए कि भारत में या अमेरिका में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े थिंक टैंक हैं और उनकी हत्याएं कर दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको सलाखों में बांध दिया गया, अब उनके सारे के सारे पर उतर दिए गए, उनके बाकी जीविकाएं प्रभावित हो गई। इस देश में भी अगर आप लिंचिंग की बात करते हैं तो सबसे जो निर्धनतम है वो झेलता है। कौन से लेटियंस जोन्स के आसपास रहने वाले बड़े माइनॉरिटी के चेहरे, उनके साथ आपने देखा कि उनके साथ कोई आफत आ गई या उनके घर छीन लिए गए, या पाकिस्तान में होता रहा, फैज साहब के साथ हुआ, हबीब जालिब के साथ हुआ, हिंदुस्तान में किसके साथ हो गया भाई? तो ये एक मतलब असहिष्णुता के दोनों कारण होते हैं। एक तो ये है कि आप जमीन पे देखते हैं कि गलत हो रहा है और इसलिए आप असहिष्णु हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं आता इसलिए आप असहिष्णु हो जाते हैं। और ये दो चरित्र होते हैं, एक होता है शैतान और एक होता है शातिर। शैतान मतलब सलमान खान, शातिर मतलब आमिर खान। मुझे शैतान बच्चे ज्यादा पसंद है शातिर बच्चों से। ठीक है। मेरा एक और कंसर्न था जो अक्सर ट्रंप के उदय के बाद शुरू हुआ, ताऊ से पूछेंगे ये वाला, कि ट्रंप जब आया तो दुनिया भर में एक नैरेटिव बना कि भाई राइट का उदय हो रहा है। अब ट्रंप के जाते जाते अब उसके उस विंग के अस्त की बात होने लग गई। क्या ट्रंप का उदय और अस्त राइट के उदय और अस्त से जुड़ता है कहीं आकर? इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए फिर। वो मेरे हाँ एक लाइन में ही कालीन भैया का वो सीन याद होगा। वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं पतन हो रहा है, फिर वो तमाम चीजों के बाद बहुत बाद में कहते हैं कि शीघ्र पतन हो रहा है। कहते हैं पहले समाज का हो रहा है, राजनीति। मुझे लगता ये बहुत ही ऊल जलूल और मतलब बहुत जल्दबाजी में लिए गए निष्कर्ष हैं, जो एक नेता के हारने और जीतने से ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक खास तरह की विचारधारा जीत रही है और अभी एक खास तरह की विचारधारा हार रही है। बल्कि राइट विंग पॉलिटिक्स अभी
पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में जो जगह बना चुकी है, उसको हाशिए पर जाने में या उसके कमजोर होने में मेरी राय में तो अभी एक बहुत बड़ा अरसा लगना है। बाकी ताऊ नहीं, बताएं। कुलदीप ने उसको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। ये निष्कर्ष थोड़ा जल्दबाजी का है, क्योंकि सभी देशों में परिस्थितियां अलग-अलग हैं। किन्हीं कारणों से कहीं पर अभी राइट या जिसे दक्षिण पंथ कहते हैं उसका प्रभाव हुआ हो, पर हकीकत ये है कि लेफ्ट विंग जहां-जहां है, जिन देशों में वहां भी जबरदस्ती से ही है। कई दुनिया में बहुत कम देशों में वामपंथ को लोगों ने गले लगाया है। वो तो वामपंथ ने लोगों की गर्दन पकड़ रखी है और छोड़ नहीं रही। तो उस हिसाब से देखें तो ये परिस्थितियां बदलते रहती हैं, लोगों का मन भर आता है। जिसे बहुत ज्यादा दाएं चले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स कोई वामपंथी हैं। इनफैक्ट डेमोक्रेट्स में बर्नी सैंडर्स नाम के व्यक्ति थे जो बहुत वामपंथी थे, और हाँ, वो थे। उम्मीदवार भी नहीं बन पा रहे बेचारे, इस बार भी नहीं बन हाँ। पाए। तो वो लोगों को ये रहता है। जो बाइडेन जब चुनाव जीत रहे थे तो अमेरिका का मार्केट ऊपर ही जा रहा था। बर्नी सैंडर्स अगर उनकी जगह लड़ रहे होते तो मार्केट नीचे जा रहा होता। हाँ, और अति सर्वत्र वर्जयेत का मामला है। लोग जरूर ये देखते हैं कि कहीं हमने अति तो नहीं कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप ने अति कर दी तो उन्होंने थोड़ा सीधा कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो जो बाइडेन वामपंथी होंगे। अमेरिका एक देश है जिसको कि राष्ट्रपति नहीं चलाता। अमेरिका को वहां का एक सिस्टम चलाता है, जिसे डीप स्टेट हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी है। तो वो नहीं बदलते कभी भी, सरकारें तो बदलती रहती हैं। तो जो बाइडेन के आने से ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर लेफ्ट विंग का उदय हो जाएगा या दक्षिण पंथ का के अंत का संदेश है। ये कहीं अमेरिका में भी नहीं और पूरी दुनिया में भी नहीं। ये हमारे यहाँ के डीप बिल्कुल, स्टेट पे कभी बात करेंगे। ये बिल्कुल जो आपने कहा, मुझे लगता है इसको एक छोटा सा बिंब है हम लोगों के यहाँ का। पुराने जमाने से हम लोग सुनते आ रहे हैं अपने गांव घर में कि बरम भोज में हम लोग हमेशा कहते थे कि चौथी डकार के बाद मीठा लाइएगा। तो मुझे लगता है राइट विंग पॉलिटिक्स ने भी पहली डकार ली है दुनिया में। हाँ, अभी 3 डकार बाकी है। अभी रिजल्ट बहुत दूर है। ठीक है, 35 मिनट खींच दिए अमेरिका को। हाँ, एक हालांकि जितना बड़ा आखिरी देश है और चुटकुला जितना सुना पुराना देता हूँ। लोकतंत्र है, उस हिसाब से 35 मिनट कम ही है। लेकिन फिर भी एक जोक चल रहा है कि डकार अब ले लेनी चाहिए। एक आखिरी जोक सुन लें इस पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, मतलब ये जोक है, ऑफ कोर्स सच नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर जो चुनाव जीत गए तो मैं अमेरिका छोड़ दूंगा, और इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद जो ने उनसे कहा बाय देन। ये मैं यहाँ पे आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि क्या होता है ये, अब हम जब सुनते हैं ना दक्षिण पंथ या वाम पंथ, ये एक्चुअली अंग्रेजी में बड़ा अच्छा उसके लिए शब्द है, राइट विंग लेफ्ट विंग, मतलब पंख। तो 2 पंख लाजमी है, जरूरी है उड़ने के लिए, और कहीं भी कोई भी पंख भारी नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ का अंत नहीं हो। दक्षिण पंथ का होना बहुत जरूरी है वाम पंथ को उड़ने में मदद करने के लिए। बिल्कुल, ये दोनों ये विंग्स हैं, 2 विंग्स होने बहुत जरूरी है। किसी पक्षी का एक पंख काट दो तो बेचा, एक तरफ का काट दो तो फिर तो गिर जाएगा जमीन पे, मामला बराबर ही है। जो रशिया और मुझे लगता है कि जहां पे केवल एक ही पंख बचे तो समझ लेना चाहिए कि वो जगह वासेपुर जैसी है, दूसरा पंख कहीं और लगा हुआ है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम नग्नता पे बात करेंगे, एक बिजार न्यूज है कि स्कॉटलैंड में एक फुटबॉल मैच हो रहा था। तो कोविड-19 के कारण बोला गया कि भैया कैमरामैन नहीं रहेगा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा लगाइए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर दीजिए, वो कैमरा अपने आप उसे फॉलो करता रहेगा। तो एक कैमरा लगाया गया, बॉल को फोकस कर दिया गया। जो लाइन मैन होते हैं फुटबॉल के ग्राउंड में, जो बॉल बाहर निकल जाने पे वो झंडा उठा देते हैं कि हाँ हाँ ये बॉल बाहर निकल गया, उनके सर पे बाल नहीं था। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैमरे ने उनके सर पे फोकस कर दिया बॉल समझ के, और अब वो हटा ही नहीं वो वहां से, और पूरे समय कमेंटेटर माफी मांगते रहे कि सॉरी ये कुछ अजीब सा हो रहा है। कैमरे को लगा कि किसी का सर असल में बॉल है। हाँ, कितनी अजीब है, लेकिन कितनी मतलब इतिहास में वापस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुटबॉल को वहीं से देख रहा है जहां से फुटबॉल का उदय हुआ था। मुझे एग्जैक्टली अभी वो साल याद क्या नहीं आ बात रहा कही है, वाह। वो साल याद नहीं आ रहा है, वो युद्ध याद नहीं आ रहा है, लेकिन नरमुंडों को पैर से मार मार के ही फुटबॉल का जन्म हुआ था।
और हम्म वापस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नरमुंड को ही, जो कि जीवित शरीर में है, भाव से अलग नहीं है, उसे ही फुटबॉल समझ करके और अपनी चेतना के दृश्य जो है वो लोगों को दिखा रहा था। तो बहुत बढ़िया, बहुत प्रिमिटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी, तो इससे और हम आगे जाएंगे। प्रागैतिहासिकता का अनुमान लगता है। मतलब मैं तो एआई के बारे में कभी सुनता हूँ तो पता नहीं, क्योंकि मतलब मैंने वो बहुत अच्छे से घोट के पी हुई है वो सीरीज ब्लैक मिरर, तो मुझे तो डर लगता है। मतलब मैं तो पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि मैं एआई विरोधी होता जा रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा-सा इस मामले में अपनी क्षुद्रता को पहचान करके बस एक ही प्रार्थना करता हूँ उस अपार शक्तिशाली प्रकृति से, और वो मेरी प्रार्थना ये है कि भैया तुझे एआई जहाँ-जहाँ लगाना है लगा देना, मेरे चौके को बख्श देना। ठीक बात। तो ये एआई पे बातचीत और आगे जो अगला हिस्सा है उसमें हम मिलिंद सोमन के बीच पर नग्न होकर दौड़ने पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तीन ताल पर हमें बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं, यूट्यूब कमेंट्स में लोगों ने लिखा है, पर एक ईमेल मैंने चुना है जो मैं फीडबैक है सबका, हम सबको शेयर करना चाहिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शुभम तिवारी ने दिल्ली से ये लिखा है, ये स्टूडेंट हैं शुभम, और बड़ी अच्छी भाषा में इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है, सभी को प्रणाम। अब तक तीन ताल के 3 एपिसोड तल्लीनता से सुन चुका हूँ। खुद तो सुनता ही हूँ, मेरे साथ 4-5 दोस्त और भी बैठकर इसे सुनते हैं। कुछ एक हिस्सों को तो दोबारा भी सुना गया है। दरअसल इस संबंध में समस्या ये है कि जो सोचते हैं सुनते वक्त या उसके बाद उसको हूबहू लिखना कहना इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद टूटे-फूटे शब्दों में लिख रहा हूँ। सरसों दा स्याग, प्याज, पुलिस, सोशल मीडिया से लेकर नंगा के चुतरा तक हर एपिसोड को सुनकर बहुत कुछ सीखने जानने को मिला। खासकर भारत और अन्य दूसरे समाज को लेकर पाणिनि बाबा की लघु कथाओं के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमने चूँकि ड्यूरेशन के बारे में लोगों से कहा था कि आप बताइए, तो उस पर भी इन्होंने लिखा है कि जहाँ तक कार्यक्रम की समयावधि का मामला है, सप्ताह में 1 दिन तसल्ली बख्श 2 से 3 घंटे बैठकर आप बड़े आराम से सुन सकते हैं, इसलिए इसे छोटा बिल्कुल ना करें, वो ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम बतौर विद्यार्थी से सुन रहे हैं, तो आप कुछ प्रासंगिक किताबों, कविताओं के नाम, सिनेमा और संगीत के सुझाव भी अगर गिराते रहेंगे, तो थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि तीसरे एपिसोड में प्रताप नारायण मिश्र के निबंध बात का ज़िक्र आया, तो कुछ उसी तरह से। तो ये इनकी बातें हैं, और अंत में इन्होंने शबीना अदीब के गीत का मुखड़ा लिखा है कि दिए मुंडेरों पर रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियाँ बिछा रही हूँ, कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा रही हूँ। उम्मीद है कि इन भूले भटके विषयों के साथ मेरे इन सुझावों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। ये सिलसिला चलता रहे, हर दृष्टि से अनभिज्ञ और अकिंचन। शुभम। अक्टूबर 31, 2020। इनकी भाषा भी आप ही की तरह एकदम पुरानी वाली हिंदी है। हाँ, अच्छा। इनकी बातें जो है महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जो ड्यूरेशन को लेके, अवधि को लेकर के जो इनका सुझाव है, तो उसमें बाकी भी सुझाव हैं। बाकी भी कुछ लोगों ने अपने राय, अपने सुझाव दिए होंगे। तो उसके अनुरूप इनकी राय को भी ध्यान में रखते हुए, और बात तो हम लोग उतनी लंबी कर ही लेते हैं गुरु। कोशिश करते हाँ, हैं जब और एक बार बैठते हैं तो कि फिर हम इसको छोटा करेंगे, लेकिन अपने से होता हाँ, नहीं। वो हम लोग की हालत जो है ना, वो वही राहत इंदौरी साहब या देवबंदी, नवाब देवबंदी टाइप हो गई है कि अ, पता है कि 6 शेर पढ़ने हैं, लेकिन 3 के बाद मंच पे बैठ जाने की एक तलब सी है कि लोग कहें, अरे अभी कहाँ, और एक और, एक और, वो कर रहा है। हो सकता है कि हम लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नहीं ये बीमारी है तो बीमारी हर बार ये धमकी सबकी है। देते हैं कि हम लोग बात छोटी करेंगे, लेकिन हुँ, बात इतनी महीन है कि वो सुई में धँस के और फिर विषयों को बाँधती चली जाती है, उनकी तुरपाई करती हुई हुँ। विस्तार तक फैलती चली जाती है। तो यही बात की खूबसूरती है। इन्होंने जो बात कही प्रताप नारायण मिश्र के निबंध की, उस निबंध को आपने पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो भी समय निकाल के पढ़ें। और आज मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप सब लोग इसको डिजिटल डिवाइसेस पे सुनते हैं, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, अपने आईपैड पे। तो आपसे एक अनुरोध है कि आज पढ़िए ज़रूर कि फुटबॉल पैदा हुआ कहाँ से?
कैसे हुआ। हाँ, तो ये कहानी ये अच्छा आप टॉपिक सुझाया हाँ, आपने। ये एक अच्छा विषय रहेगा। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहाने ये बात निकल आई और ये नरमुंड वाली बात मुझे बहुत अजीब सी लगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि बताओ ये कहाँ लेके जा रहा है, जहाँ से फुटबॉल शुरू हुई थी। फुटबॉल का हुँ, खेल जहाँ से शुरू हुआ था। एक युद्ध के मैदान में पराजित सेना के लोगों के सिर बिखरे हुए हैं और जीत में हर्षित दूसरी सेना जो है वो उनके सरों को पैर से ठोकरें मार-मार के जीत का उत्साह प्रकट कर रही है, जश्न मना रही है। कितनी क्रूर शुरुआत है खेल की, जिसमें खेल भावना बनाए रखने की बात हम बार-बार कहेंगे। तो ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग इस पॉडकास्ट को सुनते हुए जब भी आप इसे सुने, ये मेरी बात आप तक पहुंचे, तो कोशिश करें कि गूगल पे पैरेलल सर्च करें कि और इस कहानी को निकालें। एक और ईमेल नहीं है, ट्विटर पे मैसेज मुझे किया, रूपक कुमार नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ज़िक्र किया है, ये इन्हें वो वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा जिसमें हमने धर्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की थी, फ्रांस की घटनाओं के आलोक में। तो उसमें वो कह रहे हैं कि कर्मकांड पर कमलेश ताऊ ने जो बात कही ना कि कर्मकांड रख लो, बाकी धर्म की बुराइयों को हटाओ, लेकिन कर्मकांड में तो मज़ा आता है। वो उनको बड़ी दिलचस्प लगी। और दूसरा ओरिजिन ऑफ रिलीजन पे जो बात की, धर्म कैसे पैदा हुआ होगा, जो बारबेरिक एक्ट उस समय होते थे उनको उनको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए और अपराधियों के मन में भय पैदा करने के लिए, वो उनको और पढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और ये लिखा है उन्होंने, जो कि ज़्यादा ज़रूरी फीडबैक है हमारे लिए, हम ऑलरेडी उस पे काम भी कर रहे हैं, कि तीन ताल को स्पॉटिफ़ाई, गूगल पॉडकास्ट और जो दूसरे पॉडकास्टिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पर उपलब्ध कराएँ। उस पर हमारी टेक टीम ऑलरेडी काम चल रही है। बहुत जल्द वो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पर तीन ताल आ जाएगा। पुराने एपिसोड्स भी आ जाएँगे और नए तो आएँगे ही। ये ठीक बहुत है। अच्छा काम करवा रहे हैं आप कुलदीप। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के तुरंत बाद जब मैं कहता हूँ ना ब्रेक लेते हैं तो बिल्कुल टीवी वाली फ़ील आती है। ब्रेक के तुरंत बाद जो है हम बात करेंगे बिल्कुल, ब्रेक नग्नता के पर। उस पार एक समंदर है और वहाँ पे एक आदमी दौड़ रहा है, उससे दौड़ बात रहा है। करेंगे। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक। तीन ताल का 5वां एपिसोड है ये, और यूएस इलेक्शन पे हम लोग बात कर चुके हैं पाणिनी बाबा, कमलेश ताऊ और ऋतुराज के साथ मैं कुलदीप मिश्र। और इस हिस्से में हम बात करना चाहते हैं नग्नता पर। और जो क्यों बात करना चाहते हैं वो इसलिए कि एक अभिनेता हैं मिलिंद सोमन, जो अब अपने अभिनय के लिए उतने मशहूर नहीं है, उतनी चर्चा में नहीं रहते हैं, पर ज़्यादा चर्चा में रहते हैं वो अपनी फ़िटनेस के लिए। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसमें उन्होंने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना है और वो एक बीच पर नग्न अवस्था में दौड़ रहे हैं। और उसकी बड़ी तारीफ़ें हुई कि 55 वर्ष की उम्र में देखिए इनकी फ़िटनेस का जलवा बरकरार है। पर थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड और दे दूँ कि इसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पुरुष की नग्नता स्वीकार्य है इस सोसाइटी में और देखिए उसकी तारीफ़ की जा रही है। लेकिन महिला की नग्नता को लेकर के चश्मा दूसरा है, और पूनम पांडे यही काम करती हैं तो उनको घटिया नज़रों से देखा जाता है। तो इसमें बातचीत के बिंदु क्या हैं? नग्नता क्या है? नग्नता का नज़रिया क्या होना चाहिए? इस पर बात करेंगे। चूँकि बाबा ने पिछली बार ये ज़िक्र किया था सबसे पहले कि नग्नता की परिभाषा से हमें बात शुरू करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जोड़ दूं थोड़ा सा, उसके बाद बाबा शुरू करेंगे कि एक्चुअली गोवा की घटना है। गोवा में मिलिंद सोमन भी थे और पूनम पांडे भी थी। पूनम पांडे ने एक प्रतिबंधित जगह पे कथित तौर पे अश्लील फोटो शूट किया और जिनके बाद उस पे केस हुआ। मिलिंद सोमन ने भी बीच पे दौड़ लगाई, जैसा आपने बताया, बिना कोई वस्त्र पहने। उन पे केस नहीं हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पे ये बहस छिड़ गई कि ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों है नग्नता को लेके।
और बाद में अब खबर आई है कि मिलिंद सोमन पे भी केस दर्ज केस करा हो गया। दिया गया है। तो ये जो दो चीजें पैरेलल चली, जो एक साथ चली और एक में विलंब हुआ और एक में जो तत्परता हुई, ये नग्नता को लेके हमारी सोच है, इस पे हम बात करेंगे, हमारी सोच पर नग्नता को लेके जो है। और बाबा शुरू करेंगे कि नग्नता आखिर होती क्या है। तो नग्नता केवल एक दृष्टि है। वैसे मुझे लगता है कि नग्नता जो है वो सबसे प्राकृतिक अवस्था है। जैसे आपका जन्म होता है वही है नग्नता। लेकिन नग्नता अर्थ संकोच से ग्रस्त एक शब्द है। जैसे दशानन अर्थ संकोच से ग्रस्त एक शब्द है। 10 सर वाला हर व्यक्ति दशानन नहीं है, रावण ही है। गजानन अर्थ संकोच से ग्रस्त एक शब्द है। केवल गणेश जैसे जेरोक्स गजानन कहा जाता है। से पूर्वांचल में निरमा अर्थ संकोच से ग्रसित है। हाँ नहीं, वहां पे उसको कहते हैं, हाँ उसको कहते हैं अर्थ विस्तार। अच्छा, वो विस्तार तो है। दो शब्द है भाषा विज्ञान में, एक है अर्थ संकोच और दूसरा है अर्थ विस्तार। ओ कोलगेट, अच्छा, हाँ। निरमा, डालडा, बजाज, राजदूत, ये सारे शब्द जो है ये विस्तार से ग्रस्त है अर्थ विस्तार से ग्रस्त है। लेकिन तो कोलगेट कोई भी मंजन हो वो कोलगेट हो जाता है। ये अर्थ विस्तार है कि अपने दायरे से भी आगे चला गया है। लेकिन गजानन कोई भी होगा, अब किसी का भी अगर आनंद गज जैसा हो, अब डॉक्टर हाथी थे इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, लेकिन उनको गजानन नहीं कह सकते हैं। गजानन लोग उपनाम रख लेते हैं, लेकिन वो गजानन बन नहीं पाते हैं बेचारे। तो जो अर्थ संकोच की जो सीमा है, उसने नग्नता के लिए एक नई व्यवस्था बनाई कि नग्नता वो है जिसमें कि आप सामाजिक रूप से बरतने वाला व्यवहार है उसके अनुरूप नहीं, उसका जहां पे वायलेशन हो रहा है वहां पे नग्नता है। और इसके कई रूप आए। जब आप शरीर उघाड़ के बाहर आ जाते हैं तो नग्नता है। जब आप कुछ सारे कपड़े पहन के भी उच्छृंखलता करने लगते हैं तो उसको कहते हैं क्या नंगाई है। विचारों को देख के लोग कहते हैं, या किसी की हिंसा को देख के लोग कहते हैं कि ये आदमी एकदम नंगा है। नंगापन जो है वो बुरके में भी हो सकता है और अरबी लबादों में भी हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी पगड़ियां पहने हुए महाराजाओं के साथ हो सकता है। तो नग्नता को समाज ने केवल और केवल, क्योंकि आप प्राकृतिक रूप से ऐसे पैदा होते हैं वैसे आप हमेशा जीवन में रह नहीं सकते हैं, इसलिए नग्नता हमेशा उस अवस्था के लिए कहा गया जो सामाजिक विन्यास से अलग है। तो केवल शरीर की नग्नता एक नग्नता वाली बात नहीं है, पहली चीज तो ये है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो प्याज वाली बात हम लोग कर रहे थे ना फेसबुक को लेकर के कि अश्लील क्या है, यहाँ पे जो नग्नता की पूरी बहस है वो नंगे होने से नहीं है, वो अश्लील होने से है। तो इस पूरी बहस में, मिलिंद सोमन वाली पूरी बहस में, नग्नता का अर्थ अश्लीलता से लगाया जा रहा है, अश्लीलता के संदर्भ से उसे कहा जा रहा है। वरना व्यक्ति अपने बाथरूम में नंगा नहा लेता है, अपने घर में नंगा घूम भी सकता है जहां पे बाकी लोग उसको नहीं देख रहे हों। पहाड़ों की चोटियों पे ट्रैकिंग करके अकेले जा करके वहां पे नंगा सो सकता है। प्राइवेट बीच हो तो वहां पे रेत पे जितने दिन चाहे, जितने समय तक चाहे नंगा रह सकता है। स्विमिंग पूल में आदमी नंगा नहा सकता है, नदियों में नंगा नहा सकता है। अगर धार्मिक ग्रंथियों में उसने ऐसे संकुल बना लिए हैं जहां पे नग्नता ही अनुशासन है, सामाजिक व्यवहार है, नग्नता ही वस्त्र है, तो वहां पे वो नंगा रह सकता है बाकियों के साथ, कभी धुनी जमा के, कभी राख लगा के, कभी फूल माला पहन के, जटाएं रख के। तो नग्नता के ऐसे बहुत सारे संदर्भ आएंगे। यहाँ जो मिलिंद सोमन की बात है, यहाँ पे बात अश्लीलता की है, नग्नता की नहीं। और पूनम पांडे वाली नग्नता और या अश्लीलता वाली नग्नता के ऊपर जाने से वो तो अब ताऊ बताएंगे कि इन दोनों की नग्नता में क्या कोई विभेद संभव है या करना चाहिए। लेकिन मुझे एक ही बात कहनी है कि मैं इस धरती पे जन्मा और मेरा जितना इस समाज से, समाज के लोगों से, इन मकानों, गाड़ियों, बाप महतारी, भाई स्वजन, प्रेमी प्रेमिकाएं, अनुज अग्रज, इन सब के साथ जो मेरा संबंध है, इससे भी कहीं घनिष्ठ संबंध और निर्भरता मेरी प्रकृति पर है, किसी भी जीव, किसी भी व्यक्ति। और उस नाते
अगर अपने जीवन के 60 साल, 55 साल, 65 साल पूरे करके कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे दिगंबर होकर के एक बार एक सुबह उठ करके इस सूरज को, इस धरती को, इस रेत को, इस जमीन को, इस तपिश को, इस गीलेपन को, इस उमस को, सबको एक साथ महसूस करना है, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या अड़चन है? मैं अपने उस स्वरूप में कभी क्यों नहीं जा सकता हूं जिस स्वरूप में मैं प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा सहज हूं? और उस नंगाई में मुझे ठंडक लगने लग जाएगी, मैं वापस कंबल डाल लूंगा भाई। मुझे रेत चिपक जाएगी तो मैं किसी तौलिए से उसको पोंछ लूंगा। लेकिन कभी, और ये ऐसा नहीं है कि ये वो रोज कर रहा है या रोज करना चाहता है या वैसे ही रहना चाहता है, और वैसे रहना भी चाहे तो वो है उसके चयन का मामला है। जहां पे लेकिन लोगों को मतलब दिक्कत होगी वो ये उसको ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है इतना, मतलब जैसे कि नग्नता हमें मालूम है कि एक नेचुरल अवस्था है और उसी तरह से इंसान ने जन्म लिया। लेकिन हम एक समाज में रहते हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दायरों में बांधे अपने आप को, लेकिन एक सामाजिक सभ्यता के लिहाज से कुछ चीजें जो हमें कंडीशन की गई हैं और जो इंजेक्ट की गई हैं, आप जिस भी नजरिए से देखें, उसने कुछ अघोषित नियम बनाए हैं जो ये बताते हैं कि अब कब बच्चे का कपड़ा निकले तो वो भी एक समय के बाद शर्माने लगता है। तो वो लोग जो नग्नता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्या वे लोग गलत हैं? क्या मतलब क्या इस नजरिए से देखना चाहिए कि नहीं, नहीं, ऐसा ये नहीं कि वो नग्नता को उतने स्वीकार उदार नहीं करना धरातल पर नहीं आ है। सके, आज हम उदार धरातल पे जाके बात कर रहे हैं क्योंकि हमने नग्नता को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर है, लिया। वो नग्नता को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, वो अश्लीलता को संभाल नहीं पाते हैं, अश्लीलता की परिभाषाओं में इतने बंधे हुए हैं, जो कि सही भी है उनके अनुरूप, उनके सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप। वो अश्लीलता को, और अश्लील केवल उनको पुरुष दिखाई देता है या महिला दिखाई देती है, बाकी जीवों को लेके उनका रवैया नहीं रहता है। घर में दरवाजे पे बैठ के अपना लिंग चाटता हुआ कुत्ता किसी को नंगा क्यों नहीं दिखता है? पीछे अपने पुट्ठों पे लगे हुए गोबर को अपनी खुरदुरी जीभ से चाट करके छुड़ाती हुई भैंस नंगी क्यों नहीं लगती है? टांगे में जुता हुआ घोड़ा, राजा के रथ का हाथी या अश्व, ये नंगे क्यों नहीं लगते हैं? बैलगाड़ियों के बैल नंगे क्यों नहीं लगते हैं? हमको तमाम सारे जीव और नंगे क्यों नहीं लगते हैं? केवल केवल और केवल मानव ही नंगा क्यों नजर आता है? तो प्रॉब्लम नंगाई की नहीं है, प्रॉब्लम उस लड्डू गोपाल से भी नहीं है जो नंगाई है और आपके पालने में बैठा हुआ है। अब वो तो सब देखिए, प्रॉब्लम तो नागा बाबा से भी नहीं है, प्रॉब्लम आप नागा बाबा देखते से भी होंगे। नहीं है, प्रॉब्लम जैन मुनि हाँ, से नहीं है, जो एक ये मोर पंखी हाथ में लिए हुए और किसी भी मौसम में चले जा रहे हैं, केवल मुंह को ढके हुए, ताकि बाकी जीवों का अहित ना हो, और वो पैदल नंगे पैर, नंगे बदन, नंगे शरीर जा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि संकट अश्लीलता का है। बहस का दायरा, बहस की जो गुंजाइश है वो अश्लीलता पे है कि क्या आपको अश्लील लग रहा था जिसलिए आपने उसका प्रतिकार किया। नहीं, फिर भी और वही कहीं तो ना मैं कह रहा हूँ कि कहीं बड़ा ग्रे एरिया है कि क्या बहुत ग्रे अश्लील है, है और क्या ग्रे नग्न है, है, कैसे। और बहुत कहीं ग्रे ना है। कहीं समाज पुरुष और महिला की नग्नता को अलग अलग तरीके से देखता भी तो है। ताऊ ताऊ नहीं बोले अभी तक इस पे। मुझे इतना कुछ बोलने को है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। पर सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि इस देश में जब कुछ लोग विरोध करने पर ना हिंसक हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग दलील देते हैं, इंक्लूडिंग मैं, कि यार हिंसा क्यों करते हो? किसी चीज का विरोध करना है तो कानून से करो। ऐसे केस में ना मुझे लगता है हिंसा ही कर दो यार, आप केस मत करो यार। आप ये, इसमें तो अदालत की तौहीन है, हमारी संवेदनाओं की तौहीन है, हमारे बुद्धि की तौहीन है, इसमें सब कुछ खत्म है यार। केस मत करो, आपको थप्पड़ मार लो यार आप। मैं तो एक चीज तो उन सब लोगों से कह जाता हूँ जो इस फिजूल तरह की केस कहीं भी कर देते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा यार। दूसरा ऑप्शन क्या था आपके पास? आप डंडा मारते ना, रेल रोकते, रोक दो यार। केस मत करो, इससे उलझाओ मत लोगों को, ये तो उससे भी बदतर है। उस आदमी ने क्या किया, आइए इस पर आते हैं। मिलिंद सोमन अपने बर्थडे पर, हाँ, अपने जन्मदिन पर अपने बर्थडे शूट में दौड़ रहा था। ये उसका पाप है, पता नहीं क्यों। आदमी अपने जन्म के दिन पर नंगा नहीं होगा तो कब होगा? खैर, दूसरी बात है, ये लोगों का कहना है कि नहीं, ये जो समाज की कुछ नियम है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मिलिंद सोमन समाज के बीच में नंगा नहीं हुआ था, वह अपनी पत्नी के सामने नंगा हुआ था। सार्वजनिक जगह थी पर वहां कोई आदमी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था, वो अकेले थे। उसने तस्वीर खींच ली, यही इसका सबूत है ना
कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसकी पत्नी ने देखा भाई साहब, और किसी ने नहीं देखा था। उसके भी आगे चलते हैं, केस हो गया, केस में बोलेंगे हमने फोटोशॉप कर दिया था, तो ये जो है तस्वीर असली नहीं है, चलो उसको भी निकाल लिया। चौथी बार मिलिंद सोमन आखिरी बार, बेचारे बहुत अच्छी अपनी अचीवमेंट के लिए न्यूज में रहते हैं, पर आखिरी बार वो न्यूज में थे अपने नंगई के लिए या नग्नता के लिए, पर उस बार उन्होंने अजगर रखा था एक, अपने जगहों को छुपाने के लिए, स्ट्रेटेजिक तरीके से कुछ जगहों को नहीं दिखाना चाहते लोग ना। अच्छा एक बात बताइए फिर, अब इस बार भी वो अपने कम कपड़े या नहीं कपड़े नहीं होने पे आ गए विवादों में। एक बात बताइए कि हम उसको नंगा क्यों कह रहे हैं? अगर वो चड्डी पहने होता तो नंगा होता क्या? कोई जवाब है आपके पास? You are a good question. हाँ, Your question hurts me. क्योंकि चड्डी पहने हुए तो वो हमेशा दिखता है, और चलो चड्डी और बनियान दो चीजें पहन लेता तो क्या वो नंगा होता? क्या है कि एक, अब मुझे वो याद नहीं आ रहे, वो ब्रिटिश कॉमिक है, मैं उनको बहुत पसंद करता था, पर बहुत दिनों पहले उनसे एक बात सुनी थी, वो बहुत अच्छा था कि आपने आदम और हव्वा की तस्वीरें देखी होंगी, है ना? वो पूरी तरह नंगे होते हैं, पर उनके बदन का एक हिस्सा पत्ते से ढका होता है, फिग लीफ जिसको बोलते हैं, बदन का एक हिस्सा। पहले लोग थे ना वो दुनिया में, पहले लोग जो पैदा नहीं हुए थे, पैदा बनाए गए थे, कोई मिट्टी से बनाया, हव्वा उसके पसली से बनाई गई, उनको किसने बता दिया कि वही हिस्सा ढकना है ना? लेकिन क्या होता है कि देख कौन रहा था? हाँ, अब कहते हैं कि ईव को शर्म आ गई तो उसने पत्ते से अपने कमर का एक हिस्सा ढक लिया। इमेजिन करो, खाली ये मेरे शब्द नहीं है, वो उन कॉमिक के हम नाम याद नहीं आ रहा, उसको शो नोट्स में शायद जुड़वा देंगे हम जब मैं ढूंढ लूंगा तो। उन्होंने कहा कि सोचो कि अगर ईव को अपने नाक पे शर्म आ जाती तो पूरी दुनिया में महिलाएं यहाँ पे एक चड्डी पहन के घूम रही थी, उसे नकड्डी बोलते हैं, है ना? क्योंकि उसको छुपाना था, उसको छुपाना होता। बाय द वे नाभि पूरी दुनिया में अगर आप वेस्ट के ड्रेस देखेंगे तो उनके पैर दिख जाते हैं, उनके वक्षस्थल दिख जाते हैं, लेकिन नाभि नहीं दिखती, है ना? भारत में नाभि दिखती है और कोई भी आदमी उस पे उत्तेजित नहीं हो जाता। नाभि हमने, क्योंकि साड़ी में नाभि दिखती है, और उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है, उनको लगता है ये भगवान, उसकी तो नाभि दिख रही है। ये क्या नग्नता है पता नहीं। नग्नता में अश्लीलता नहीं होती, और अश्लीलता में नग्नता हो ये जरूरी नहीं है। पूनम पांडे बाय द वे मिलिंद सोमन जैसी नग्न नहीं थी, पर उनपे एक अश्लीलता का केस बनाया, क्योंकि वो अश्लील हैं। कपड़े से कोई आदमी अश्लील नहीं होता। तो हमारे यहाँ एक तो नग्नता की परिभाषा, हम ना बहुत कंफ्यूज लोग हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है दिगंबर जैन वस्त्रालय, ठीक है? अब क्या बोलो, किनको क्या बोलो? अब एक जैन साहब का है, वो अच्छी बात है, पर यार आप कुछ तो सोचो। तो हम ना पूरी तरह से किसी चीज को ना समझते हैं, और ये उत्साह में जो है, कोई आदमी अब मिलिंद सोमन का घर ढूंढ नहीं पाया होगा प्रदर्शन करने के लिए या जो भी हो, तो उस पर उन्होंने कहा चलो मैं केस कर देता हूं, उस दिन तो आएगा कोर्ट में, तो देख लूंगा, सेल्फी भी कर लूंगा। ये बहुत बड़ी, हम अभी भी एक ऐसे देश में जो हम मानते हैं आर्गुमेंटेटिव इंडियन जिसको बोलते हैं अमर्त्य सेन, हम हर चीज में आर्गुमेंट करते हैं, वो भी अच्छी बात है, हमको हर चीज में बहस करनी चाहिए, वो भी अच्छी बात है, पर किसी आदमी को अपने जन्मदिन पर अकेले में नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी के सामने नग्न होकर प्रकृति के बीच में सुबह सुबह दौड़ने का अधिकार तो दो। अगर वो किसी बाजार में दौड़ जाए, किसी महफिल में दौड़ जाए, और आपको लगे कि नहीं आपने जो है सामाजिक जो रेखाएं खींची हुई हैं उसका उल्लंघन किया है, वीटी पे समझ में आता है। वीटी पे होता है ना, विले पार्ले में होता, कहीं कोलाबा में भाग रहा होता, सरोजनी नगर मार्केट में भाग रहा होता, दिल्ली 6 में शीशगंज गुरुद्वारे के सामने से क्रॉस करता। हम मानते हैं भाई चलो ठीक है, आपको बहुत अजीब लगा। नहीं, पर लॉ के एंगल से आप देखें तो उसमें हो सकता है ये दलील आए कि वो दौड़े अकेले हैं, लेकिन उन्होंने फोटो जो डाली वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाली, और मुझे मालूम नहीं इस बारे में। नहीं, पर उसमें वो उस फोटो में क्या कोई ऐसी चीज है जो साबित कर दे कि वो नंगा है?
नंगा जिसको बोलते हैं सामाजिक रूप में। दूसरी बात, आपने नग्नता और नंगेपन में फर्क है थोड़ा सा, मतलब जो एक संस्कृत निष्ठ है, एक थोड़ा मॉडर्न है, तो वही होता है ना, किसी चीज को अगर थोड़ा संस्कृत निष्ठ बना दो तो अच्छा लगने लगता है ना। तो सभ्य लगता है। हाँ, तो आप अगर एस्थेटिक्स के नजर से देखो तो उस तस्वीर में कुछ अश्लीलता नहीं है, नग्नता हो सकती है, कोई अश्लीलता नहीं है। तीसरी बात है, वो बहुत अच्छा सवाल उठाया अपने ऋतुराज ने, कि पुरुष की नग्नता और महिला की नग्नता पे हमारे दो मानदंड हैं, है ना। लोगों ने ये सवाल तभी उठाया था कि इन पे केस क्यों नहीं हो रहा जब पूनम पांडे पे हो गया। हकीकत ये है कि पुरुष बहुत कम नग्न होते हैं, और दुनिया के 90% पुरुष कपड़े पहने रहे तो अच्छा है। मतलब जिस तरह से रखरखाव उन्होंने किया हुआ है, तो वो ठीक नहीं है कि वो पूरे अपने पूर्ण रूप में बाहर आए। जो छुपाने की चीज है उसे छुपानी चाहिए। और महिलाओं को, यस, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। हमारी आप मूर्तियां देखो, प्राचीन और नई भी, यूरोप का पूरे बड़े बड़े महलों में और संग्रहालयों में आप देखना, भारत के पुराने मंदिरों में देखना, किसने जूता डाल रखा है, और कौन कौन किस तरह के वस्त्र। क्योंकि कला में ना, कपड़े पेंट कर देना बहुत आसान है, कला में लोग इन चीजों को उभार कर लाना चाहते हैं। और मिलिंद सोमन 55 साल की उम्र में ऐसे दिखते हैं कि वो शालीन और ग्रेसफुल लगे, ऐसे हालत में भी, जब उनके बदन पर एक रेशा नहीं है। वो दौड़ते हैं, वो पूरे देश को एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं दौड़ने के लिए। उनका ट्विटर हैंडल जो है मिलिंद रनिंग है। अब उस आदमी ने एक दौड़ लगाई, वो भी बीच पर अपनी पत्नी के सामने, जिन्होंने तस्वीर खींची, और आपको अब वो दिखाते नहीं, अब है कि आपने सोशल मीडिया पे क्यों डाला। अरे कहां डालेंगे उसको, उनकी पत्नी अपने पास रखेंगी उनकी नग्न तस्वीर? नहीं ना, वो तो इसीलिए दिया गया था लोग प्रेरित होंगे, देखो 55 साल का आदमी ऐसा दिखता है। तस्वीर नंगी है ही नहीं, तो उसमें उसको सोशल मीडिया पे डालने में क्यों दिक्कत होगी? अच्छा सर, जिस वो जो कॉमिक की बात कर रहे थे, कहीं वो डेव एलन तो नहीं है? हाँ, आपने सही सही सही, डेव एलन ने, इन्होंने ये एक किसी 2-3 जगहों पे उन्होंने कहा था, बीबीसी पे कहा था कि नोज की नहीं पहनती अगर सारी महिलाएं, अगर ईव की कहानी में ये होता कि उनको अपने नाक से शर्म आ गई और उन्होंने झट से एक पत्ते से अपने नाक को ढक लिया। मैं ये कह रहा था कि इस पूरी नग्नता की बहस में मुझे जो ज्यादा चिंताजनक बात लग रही है, वो ये लग रही है कि हमारे आदमियों के बर्ताव की वजह से एक और नए किस्म की जीव प्रजाति जो है वो बुरी तरह से मानवीय कुंठा से ग्रस्त हो गई है अश्लीलता को लेकर के। और इतना ही नहीं, वो उसमें क्लास वाला भी जो भेदभाव है वो आ गया है। मैंने प्रायः ये देखा है कि अगर कोई नग्न व्यक्ति या कोई खराब कपड़ों वाला एक गंदा सा थैला लिए हुए, कोई बड़ा सा झोला लिए हुए, थोड़ी सी खिचड़ी दाढ़ी या बालों वाले ऐसा कोई पुरुष या ऐसी कोई महिला, बुजुर्ग या जवान, एकदम सारे कपड़े उतारा हुआ या कपड़े पहन के भी गरीब दिखता हुआ, फटे हाल दिखता हुआ, विक्षिप्त अर्ध विक्षिप्त दिखता हुआ, एक कुत्ते इनको दौड़ा लेते हैं। और मुझे ये लगता है कि कुत्तों में ये अदब कहाँ से आ गया होगा कि नहीं, ये जो है ये अश्लील हैं, या ये जो है ये बुरे हैं, या ये गलत हैं। क्योंकि हमने जो एक सामाजिक व्यवस्था में कुत्तों की पूरी चेतना सत्यानाश कर दी है ना, कि कोट वाले को नहीं भूखना है, साड़ी वाले को नहीं भूखना है, लेकिन उसी के दौरान अगर एक आदमी दोना पत्तल उठा के उस गली की सफाई करता दिखाई दे जाए तो उसको पेल दो तुरंत, या उधर से कोई एक नग्न व्यक्ति निकल जाए तो उसको तुरंत भौंकना शुरू कर दो। ये बड़ी विचित्र चीज हुई है। और ये देखिए कि पारिस्थितिकी में मनुष्य की बीमारी, मतलब कोरोना कुत्तों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन नग्नता और अश्लीलता जो है कुत्तों तक भी पहुंच गई है। ये एक पहलू है जो मैं हाईलाइट करना और इसी में ये कि आप देखें कि दुनिया भर, हमारे यहाँ तो नहीं उस तरह से अभी, लेकिन न्यूडिस्ट कल्चर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। मतलब जिसमें मतलब वो लोग अपने आप को कहते हैं, उसके लिए जो टर्म वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको नेचरिज्म कहते हैं। वो नेचरिज्म मतलब बिल्कुल। कितना सहज है कि वो प्रकृति के साथ है, और वो एक नॉन सेक्सुअल कल्चरल मूवमेंट वो उसको बोलते हैं कि हम लोग
नग्नता में रहना चाहते हैं जब अपनी मर्जी हो, लेकिन वो उसको सेक्सुअल नजरिए से नहीं देखिए। और हमारा भी जो ये अरे इतना कमाल का, मूवमेंट है ये बिल्कुल। कल्चरल और ज्यादा है। कितने यूरोप के कितने देशों में ये चलन चल रहा है, कितनी रैलियां हम लोग देखते रहते हैं जिसमें कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, अधेड़, युवा, युवतियां, हाँ, सब जो है फेस्टिवल्स होते हैं मोटरसाइकिल से, बाकायदा। पैदल उस तरह से चल रहे हैं। फैमिलीज एक साथ नहा रही हैं। तो और उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हैं पूरी चेतना के ऊपर, तमाम सारी और चीजों के ऊपर, जिनकी बात नहीं होती, क्योंकि हमने तय कर रखा है कि नहीं, इसके ऊपर बात करना है यानी कि गंदी बात। और हमने तो ये भी सुना है कि दुनिया में कई ऐसे बीच हैं जहाँ पे ये नियम है कि ये है। आपको और नंगे ही आप उस जाना है। फोटोग्राफर का क्या करेंगे जिसने कि ग्लेशियर्स से लेकर के और कितनी सारी जगहों पे जा करके और 100-100, 200-200, 500-500 महिलाओं और पुरुषों को एक साथ एकदम दिगंबर अवस्था में खड़ा करके और उनकी तस्वीरें खींची हैं। वो खुद में एक इतना कमाल का आर्ट फॉर्म है, इतनी अलग अलग हाइट से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग बैकड्रॉप्स में, इस तरह से उसने मनुष्य की समष्टि और प्राकृतिक अवस्थाओं को एक साथ अपनी तस्वीरों में रेखांकित करने की कोशिश की है। फिर तो उनके ऊपर सब पे मुकदमा ही कर दीजिए, और मुकदमे के साथ में उनको मुकदमे की तारीख पे जो है कपड़ों का एक सेट दे दीजिए कि भैया पहने रहना। तो ये बहुत विचित्र सी बात है। मुझे लगता है कि इतनी गुंजाइश किसी भी समाज में और किसी भी समय में होनी चाहिए कि जब लोग प्रकृति को जीना चाहें, प्रकृति में रहना चाहें, तो उनके लिए वो स्पेस हो। आप उसके अनुशासन को तय ना करें, क्योंकि आप ये समझ लें कि जिस अनुशासन को आप सबसे आदर्श अनुशासन समझ रहे हैं, उसकी मियाद 150 साल भी नहीं है, और जिस अनुशासन में आप हैं वो अनुशासन 150 साल पहले था नहीं। उस वक्त वस्त्र विन्यास दूसरे थे, उस वक्त नंगाई को दूसरी तरह से देखा जाता था, कई सारी चीजें कॉमन थी, लेकिन कई सारी चीजें बदलती रही। तो इतना कोई संकट हो नहीं गया कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ा सा जो टहल ली है। और शरीर को लेके सहजता भी आएगी उससे, मतलब अब उससे कई तरह के और व्याधियां, कई तरह के और जो रोग हैं समाज में, वो भी थोड़े कमजोर होंगे अगर हम न सिर्फ सेम जेंडर के बल्कि अपोजिट जेंडर के शरीर को लेकर के भी अगर सहज हों एज अ कलेक्टिव, एज अ सोसाइटी, बिल्कुल, तो वो भी एक हमें फायदा ही पहुंचाएगा। कितने पुरुष हैं, अगर कोई चर्म रोगी महिला है अस्पताल में बैठी हुई, डॉक्टर तो उसके सामने अपना पूरा बलतोल दिखाने से मना कर देते हैं। तो इसमें उस महिला डॉक्टर का कुछ नहीं जा रहा है, इसमें तेरा ही घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वाला मामला है। वो एक मतलब पॉपुलर कल्चर, वो मालूम नहीं, एक साहित्य में आप देखें कई जगहों पर बड़ी खूबसूरती से और बड़े कमाल तरीके से चीजें लिखी गई हैं। अभी बात करते करते वो याद आया मुझे, वो शायद अली सरदार जाफरी का है कि मेरे दरवाजे से अब चांद को रुखसत। आप देखिएगा इसमें कैसे कहीं भी ना कहते हुए नग्नता की बात कही गई है कि मेरे दरवाजे से अब चांद को रुखसत कर दो, साथ आया है जो तुम्हारे घर से, अपने माथे से हटा दो ये चमकता हुआ ताज, फेंक दो जिस्म से किरणों का सुनहरी जेवर, तुम ही तन्हा मेरे गमखाने में आ सकती हो, एक मुद्दत से तुम्हारे ही लिए रखा है मेरे जलते हुए सीने का दहकता हुआ चांद। तो वो कह रही है कि वो कह रहा है कि तुम ही तन्हा मेरे गमखाने में आ सकती हो। तो वो जो तन्हा शब्द है वो वहाँ, इसके अलावा जितनी भी चीजें तुम्हारे शरीर पर हैं या हो सकती हैं, वो चाहे जेवर हैं या परिधान हैं, वो तुम्हें तन्हा नहीं रहने दे रही। इसलिए जरूरी है कि उनको त्याग दो। यहाँ तक कि तुम्हारे सब कुछ उतार देने के बाद ये चांद की जो किरणें हैं ये भी तुमने पहन रखी है, इनको भी छोड़ दो। इस स्तर तक वो तन्हा चाहता है। कवि महत्वाकांक्षी है जी। तो ये नग्नता पे बातचीत थी, और एक दो बिजार स्टोरीज और लेंगे और फिर आज के 3 ताल को यहीं खत्म करेंगे। ऋतु, क्या क्या अजीबोगरीब खबरें रह गई और? हाँ, लोगों से मेरा एक नग्नता सुझाव पे है तो कि बात कभी लोगों को जिनको नग्नता की बहस समझ आती हो, नहीं आती हो, या वो उसमें घुसना चाहते हो, इसको बुरा मानते हो या अच्छा, उन सब लोगों को मेरा एक सुझाव है कि कभी महीना 15-20 दिन में एक बार एक ठीक-ठाक बड़े आईने के सामने खुद को कभी नंगा होकर के पूरी तरह से निहारा ज़रूर कीजिए। शरीर में कहाँ पे खाल लटक गई है,
चर्बी कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे आपको अतिरिक्त देख और रख-रखाव की ज़रूरत है। इन तमाम सारी सच्चाइयों से आप रूबरू हो जाएँगे। कमरा बंद कर लीजिएगा, किसी के आने की गुंजाइश मत रखिएगा। कोई एकल गीत गाते हुए आप अपने आप को देख सकते हैं। ये देखना आपको नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही करेगा। ठीक है। और अंग्रेजी के एक बहुत महान लेखक ने लिख भी दिया है कि एवरी पर्सन इज नेकेड बिहाइंड देयर क्लोथ्स। चलें आप फिर आज की बिज़ार स्टोरीज़ बता दें अभी खत्म अंत में करने एक से पहले। मजेदार है बिजार स्टोरी। एक वीडियो शायद बहुत लोगों ने ये देखा बिज़ार होगा, आप स्टोरी लोगों जो ने है भी ना, ये बिज़ार स्टोरियाँ एक अ, मद्रासी कैफ़े में या किसी कम्युनिटी किचन में या किसी माँ के हाथ से बना हुआ कोई शानदार पोंगल हो। पोंगल दक्षिण में खिचड़ी की एक शैली है और उस पोंगल को खाते हुए जब 3 चौथे कौर 5वें कौर के बाद अचानक से एक काली मिर्च का घी में ओसाया हुआ दाना हो, कंठ हो, से हो, हो, निकल आता हो। है। ये ये बिज़ार स्टोरी मुझे लगता है कि 3 ताल में ठीक उस काली मिर्च मिर्च वही काम करती है। हम भी थोड़ा बहुत मसालों को बरतना सीख रहे हैं ना आपसे। आज मसालों वाली हाँ, बात भी तो नहीं हुई शुरू से अंत तक। करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक दिन पूरी बातचीत ही मसालों पे कर लें। वो एक बार में होगा नहीं। वो सीरीज़ है, वो तो खंड काव्य है, महाकाव्य। एक कहानी बताता हूँ। सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, जिसमें एक आदमी जो है वो एक शराब की बोतल निकालता है। उसके पास एक मशीन है जिससे वो बिना उसका सील तोड़े उसका ढक्कन निकाल लेता है। वो शराब की बोतल में से आधा शराब निकाल लेता है दूसरे बोतल में, उसमें आधा पानी मिला देता है और उस ढक्कन को ऊपर रख के मारता है और वो ढप से बंद हो जाता है। बेसिकली वो शराब को पहले से डाइल्यूट कर रहा है। ताऊ बताएंगे कि क्या कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है या अपना फायदा देख रहा है। ये हालांकि सभी ने ये शरारत की होगी हाँ, लेकिन कि हालाँकि नहीं, ये तो बेचने वाला व्यक्ति है ना, ये तो वो है जो बेचने के लिए लेके जा रहा है शायद, है ना? हाँ, मतलब बेचने ये के लिए ले जा शराबें रहा है। बिकने तमिलनाडु की घटना थी, गाड़ी में बैठ के वो ऐसा कर रहा था और देखिए पुलिस की तत्परता देखिए इस मामले में कि जो कर रहा था उसे पकड़ भी लिया बिल्कुल। नहीं, उसमें एक चीज शराबी तो है, आप देखो शराब से आप और शराब बना रहे हो, पैसे से लोग पैसा बनाते हैं। आपके पास एक बोतल है, आपने उससे 1.5 बना लिए और आप दूसरी बात जिसको भी पीनी है वो भी तो आखिरकार पानी ही मिलाएगा उसमें, पानी मिलाकर ही पिएगा। एक चीज़ इसमें ऋतु हमेशा ध्यान रखना, ये जो पूरा शराब का वाङ्मय है ना, ये इसमें सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप ये हरकत करने के बाद भी शराबियों को प्रोटेस्ट करते या विरोध जताते नहीं पाएँगे। दुनिया में सबसे सभ्य, सबसे ज़्यादा संस्कारी और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो भी शराबी ही हैं। अपनी तमाम उच्छृंखलताओं के बावजूद, अपनी तमाम सारी हिंसा और अतिरंजनाओं के बावजूद, क्योंकि वो कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करते कि शराब महँगी क्यों कर दी। वो कभी भी हबल-तबल नहीं मचाते, लाइन लगा के अनुशासित होके शराब खरीदते हैं, बाँट के पीते हैं, कोई किसी का हक नहीं मारता है और हक मार अच्छा, देता हमने है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होने लगता है। मैंने लोग एक बात सुनी है कि मान लीजिए कि 4-5 लोग शराब पी रहे हैं और अगर आप उस ग्रुप में नहीं जानते हैं किसी को और जाके अगर एक पैग मांग दें तो कभी मना नहीं करता, ऐसा होता है क्या? हाँ, मैंने देखा है, मैं मतलब ये फ़िल्म सिटी में ही सब प्रतिबंध हो गया और नहीं करते, प्रतिबंध पहले भी था लेकिन लोग किया करते थे और 3-4 लोगों का समूह जो है अपना कर रहा था रसायन का सेवन, गाड़ी के ऊपर रख के और जैसे भी और मैंने देखा कि एक यूँ समझें कि वो भिखारी की श्रेणी का ही व्यक्ति था और वो आकर के वहाँ खड़ा हो गया और बहुत देर से एकटक देखने लगा थोड़ी देर। तो उसको किसी ने टोक दिया, "भई क्या है, क्यों देख रहा है?" तो उसने इतनी मासूमियत से और बिना संकोच अपनी बात कही। उसने कहा, "बाबूजी एक पैग लगवा दियो।" और यकीन माने कि मतलब आप उसको बुलाया गया सप्रेम और उसको जो है वो कितना भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा है कि ये इस परंपरा को बढ़ावा दिया जाए सार्वजनिक स्थानों पे, लेकिन उसको बुलाया और उन्होंने बाकायदे दिया उसको, उसकी इच्छा पूरी की। महाकाव्य लिख दिया था उस पर बच्चन ने, तो बगैर आप पिए लिखा था। जानते हैं उसकी मधुशाला तो मधुशाला है, वो सबको मिला देती है। और फिर वो व्यक्ति जो पानी पिला रहा था ना ट्रक में बैठ के, वो देखिए कोरोना का समय है, लोगों की इम्यूनिटी ठीक रहनी बहुत ज़रूरी है और इस समय ना नीट पीना वैसे भी ठीक नहीं है।
तो वो जब डाइल्यूट करके पहले ही दे रहा है, फिर आप उसे और डाइल्यूट करेंगे, तो वो बेहतर ही है आपके लिवर के लिए। तो एक तरह से वो अच्छी बात है, वो शराब से शराब बना रहा है, पैसे से पैसा बना रहा है और सेहत भी बचा रहा है, और क्या चाहिए? ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी है। एक बहुत बढ़िया मुन्नी बेगम का गाया हुआ है गजल, उसकी एक लाइन मुझे ध्यान है कि चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो उनकी अपनी मजबूरी। तो पुलिस की अपनी बाध्यताएं हैं, सब नियम से बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि शराब कभी खराब नहीं होती। ऐसे लोग कहते हैं ना कि दिवाली पे दिल्ली में कई कुंटल मिठाई, कई टन खोया मावा, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब चीजें फिकते हैं। सोन पापड़ियां तो इतना फिकती हैं कि कुछ कहना नहीं है। अब तो घर में काम करने वाली बाइयों ने और चौकीदारों ने भी सोन पापड़ी लेने से मना कर दिया है। हालांकि हम और ताऊ जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में एक बहुत ही शानदार, और सीतापुर में एक सोन पापड़ी वाले हैं, उनकी सोन पापड़ी अगर मिल जाए तो कोई नहीं फेंक सकता है। हम लोग के पास वो खत्म हो गई है, पिछले दिनों आई हुई थी। लेकिन सोन पापड़ी का ना स्वरूप भी बहुत बदला है। इस पूरे समय में जब मिठाइयां फिक रही हैं, दूध फिक रहा है, शिवानों से दूध और फल फिक रहे हैं, शादियों से खाना फिक रहा है, कभी आपने देखा कि शराब की बर्बादी हुई? कभी देखा आपने कि शराब खराब हो गई? मेरा मानना यह है कि मानव सभ्यता में जो उसके ऑर्गेनिक जैविक विकास की पराकाष्ठा है, वो ये है कि उसने दो चीजें की। पहला तो ये कि वस्त्र बनाने शुरू किए, और दूसरा ये कि भोजन पकाना शुरू किया। बाकी कोई जीव जाति भोजन नहीं पकाती है। और उस भोजन पकाने उस भोजन के विकास के क्रम की जो सबसे पराकाष्ठा वाली चीज है, वो तीन है। वो तीन चीजें हैं। पहला है अचार, कि किसी भी चीज को, दाल 12 घंटे में खराब हो जाएगी, चावल 24 घंटे में खराब हो जाएगा, पूरी 48 घंटे में खराब हो जाएगी, भरवा करेला 72 घंटे में खराब हो जाएगा। लेकिन आपने बनाया अचार। अचार यानी सिरका अचार 2 साल 3 साल चलने वाली चीज है। मिस्री भी इसी की श्रेणी में आती है, तो प्रिजर्व करके आपने रखा। दूसरा जो है, उसमें सब्जियों और मांस को प्रिजर्व करने की जो शैली, जिसमें मगौरी, मेथौरी, फुलौरी, है ना, कोहलौरी, बेकन, सॉसेजेस, है ना, इस तरह की जो चीजें वो हैं। इतना अच्छा लगा आपने कोहड़ौरी और मिथौरी को बेकन और सॉसेजेस के साथ रखा है। साथ में रखने योग्य है ही, दोनों को वैसे ही उतनी ही मेहनत लगी है, उतना ही प्याज दोनों में पड़ा है, उतना ही महिलाओं का श्रम दोनों में लगा है। तो दोनों वैसे बनाए गए हैं। और तीसरी चीज जो है वो शराब है। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही नई होती जाती है। ये विकास की पराकाष्ठाएं हैं। देखिए, जैविक विकास की। इसमें अगर किसी ने चोरी भी की होगी तो वो भले के लिए ही की होगी। शराब कभी वेस्ट नहीं होती, शराब कभी खराब नहीं होती, शराब कभी झूठी नहीं होती। और मैंने तो हमेशा इंद्रलोक की कहानियों में शराब को अतिशय बहते और पिए जाते पाया है। तो धर्म भीरू देश में क्या संकट है? चलिए, तो शराब पुरानी होती जाती है और इतनी अच्छी होती जाती है। हमारा शो भी ये 5वां एपिसोड था, थोड़ा थोड़ा पुराना होता जा रहा है। अच्छा हम लोग कर रहे हैं पहले से या नहीं, बातचीत कैसी लग रही है आपको, ये हमें आप जरूर बताइए। हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। ताऊ जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप यह जानते हुए जितना पी सके उतना ही पिए। पीकर हंगामा ना करें, गाड़ी न चलाएं। बाकी घर में बैठकर कभी कभी 1-2 लगा लें, और जिससे आनंद आए कुछ करने में आपको तो बहुत अच्छा। पीने के बाद गाना जरूर गाएं। आता है, बहुत जोर से गाना आता भी है, तो आपको गाना भी पड़ता है, पर कोशिश करें कि गाने से ही उतर जाए और वो हैंगओवर ना रहे उसका। तो और आप यह भी पाएंगे कि आप उस समय बहुत चिंतित नहीं होंगे, अपने सुर, ताल और अपनी आवाज की गुणवत्ता को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। रिकॉर्ड नहीं करें, क्योंकि फिर सबूत रह जाते हैं। तो सुनिश्चित करें कि कोई आदमी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, और खुलकर गाना गाएं, खूब खाना खाएं, और इस कोविड के टाइम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कहीं भी निकले तो मास्क लगा कर ही निकलें, क्योंकि अभी मौसम बहुत ठीक ठाक नहीं हुआ है। यही है बस। शराब पीना हानिकारक उनके लिए भी है जो आप नहीं है। जैसे आप अगर नहीं पिएंगे तो बाकी लोग तो पी ही रहे हैं, उनके लिए हानिकारक है। तो जब आप शराब पीते हैं तो आप किसी को पीने से रोकते भी हैं। तो वो है ना कि एक बुराई है, इसको खत्म किया जाए, चलो एक बोतल आप बोतल लेकिन ताऊ ने जो बात कही अच्छा, है वो बिल्कुल दिगर है और उसको एकदम ध्यान रखना चाहिए। नहीं एक लाइन का एक कमेंट लेंगे खत्म करने से पहले कि मेरा एक मित्र है, वो कहता है कि मैं शराब इसलिए नहीं पीता हूं कि मेरे अंदर बहुत राज दफन है और मुझे डर है कि जिस दिन मैं बहुत चढ़ा लूंगा उस दिन वो सारे राज में उगल दूंगा। ये सच्चाई है क्या इसमें कि लोग पीने के बाद उगलने लग जाते हैं? ये होश में रहने के डर होते हैं जो शराब के बाद नहीं आते हैं। ये बुरा ख्याल है। उनसे कहिए कि आप इस एंजाइटी से निकलें, इस भय से शराब नहीं पी रहे हैं तो अपना भला नहीं कर रहे हैं, दिमाग को हमेशा एक तरह के प्रेशर में रख रहे हैं। वो जो उनका शराब से दूर रहना है वो सहज और स्वाभाविक नहीं है। और अतिरिक्त प्रेशर जो है वो दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है। शराब प्रेशर रिलीज करने के लिए होती है और वो शराब को लेके इतने दबाव में रहें, अपने आप को रखें, ये उनके लिए उचित नहीं है। तीसरी बात उनको जरूर बताइएगा कि ये बात होश में आप सोच रहे हैं कि आप सारे राज उगल देंगे। हो सकता है शराब पी करके आप कोई राज ना उगले। तो शराब को क्यों इल्जाम देते हो और उस मनस्थिति को क्यों इल्जाम देते हो? अजीज मियाँ को सुनो यार, राज निगलने की उगलने की इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। एक आध लगाया तमीज के साथ बैठ करके और उसके बाद में कोई पूछे कोई किसी राज के बारे में तो गाते हुए ही कहें कि तुम वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। मेरी एक सलाह है वैसे, ऋतुराज, आपके मित्र हाँ को हाँ मेरी एक सलाह है कि देखो, उनके अगर कोई राज दफन है ना, जो आपने शब्द का प्रयोग किया कि राज उनके सीने में दफन है, देखो दफन है तो इसका मतलब मर चुके हैं वो राज। वो ज्यादा चिंतित है उनके लिए, उस राज में कोई दम नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, उन्होंने अगर राज छुपाए हुए हैं तो कोई कहीं पे सोना गड़ा हुआ है किसी जमीन के अंदर, अगर ऐसा कोई राज है तो मेरे से संपर्क करें, है ना। और अगर ये कोई घटिया टाइप के राज है तो उनका निकल जाना ही अच्छा है। उनको ये बता देना कि वो डर तभी तक है जब तक आपने वो राज अपने दिल में रखे हुए हैं। पीने के पहले ही सबको बता दो, फिर खुल के पियो। हाँ, ये राज तो राज ये कहाँ? ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो था। हाँ, चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं आज का आखिरी 3 लाइन मुझे साल वही का। याद आ रही है अजीज मियाँ की, तौबा तौबा शराब से तौबा, तौबा तौबा शराब से तौबा, तौबा तौबा शराब से तौबा। गजब, रोज तौबा करता हूँ, रोज नीयत खराब होती है, ऐसा भी एक शेर है। हाँ, तो ये है 3 साल का 5वां एपिसोड था और हमें अब फीडबैक मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स किए हैं, पर और आखिरी चाहिए मित्रों के लिए एक छोटी सी और जानकारी है शराब के बारे में जो खाने से जुड़ी हुई है। शराब का इस्तेमाल केवल पीने के लिए नहीं होता है, खाने की बहुत सारी चीजें शराब पर आश्रित है, आधारित हैं। शराब को लेके अगर आप अपनी सोच का तरीका नहीं बदलेंगे तो आप कई सारी बहुत बेहतरीन चीजों से वंचित रह जाएंगे, जिसमें कि काफी सारी वेस्टर्न कुकिंग है, काफी सारी नॉन वेज की प्रिपरेशंस हैं, कई बाज किस्म के बारबेक्यू है, ग्रिल्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। मैरिनेशंस बहुत सारे बहुत कमाल के होते हैं। अगर आपको प्रॉन या आपको केकड़े क्रैब्स पसंद हैं तो उनके लिए खास तौर पे रेड वाइन बहुत मुफीद चीज है। कभी अगर आप चिकन विंग्स को सहजन और व्हाइट वाइन के साथ में मैरिनेट करके और फिर उसका एक स्ट्यू बनाएं तो वो एक एकदम मुख्तलिफ स्वाद देता है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप चिकन खा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए। एक सलाह हमारे बाप हमें दिया करते थे, वो मैं आप लोगों से कन्वे कर देता हूँ। होली के दिन से बियर पीनी शुरू करनी चाहिए और पहली बारिश हो तो बियर बंद कर देनी चाहिए, इससे पेट नहीं निकलता है। पता नहीं कितनी कारगर है लेकिन आपको बढ़ा दी है। ये दुनिया का वाहिद पॉडकास्ट है जहां शराब खाने के तरीके बताए गए, बहुत तरह के। तो अगर आप जन्म से बंगाली हैं तो आप खाते ही हैं, पर अगर आप बंगाली नहीं हैं और उसके बावजूद शराब खाना चाहते हैं तो इन्होंने जो रेसिपी बताई उस पर ध्यान देंगे और कभी इन पर विस्तार से चर्चा होगी, शराब खाने के विभिन्न तरीके।
ये सलाह बड़ी महती थी। इसी नोट पे खत्म करते हैं आज के 3 तार का 5वां एपिसोड। मेहनती हो गया है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।